ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक थे लास्ट क्लास में? क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है वी वर डिस्कसिंग दोस्त, ठीक है। और उसमें भी देखो तब लोगों ने जो अर्थ समिट हुआ था, सो द इम्पोर्टेंट डिसीजंस व्हिच वर टेकन प्लेस एट अर्थ समिट वो हमने देख लिए थे। एजेंडा 21 और सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरा क्योटो प्रोटोकॉल मतलब यूएनएफसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऐसा मत करो, मैंने लेक्चर के वक्त जो भी पिछली बार बढ़ाया है वो पूरा एनालाइज करके आओ, ठीक है। सो पहले लेक्चर शुरू करने के पहले देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। मैंने आपके स्क्रीन पे आपके ग्रुप पे दो तीन चीजें शेयर की, ठीक है। द फर्स्ट, आपको सबको ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। तो जो भी एक्सेस है वो ऐप का मिलेगा, और इसके बाद मतलब होपफुली आफ्टर 2 to 3 days द होल लेक्चर्स विल बी टेकन ऑन ऐप। और ऐप जैसे ही वो लेक्चर्स होगा वो आपको ऐप के ही अंदर क्या मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, और रिकॉर्डिंग शेयर करने का झंझट बंद हो जाएगा, पहला। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था, और एक नोटिफिकेशन मैंने आपके ग्रुप पे डाला था। नोटिफिकेशन क्या था? हाँ, कौन सी एग्जाम? आर आर सॉरी आईबी की एग्जाम, ठीक है। आईबी की एग्जाम है, आईबी एसीआई पोस्ट। बेटा आप सभी को, वेदर यू हैव क्लियर्ड द यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन और नॉट, जिन्होंने नहीं किया वो भी फॉर्म भर लो ये, ठीक है। अब इसमें कैसे रहता है, 3 टाइप एग्जाम होती है, ठीक। Tier 1, Tier 2 और Tier 3। वेरी सिंपल एग्जाम, ठीक है। ये पेपर बेटा तीनों भी, ये Tier 3 जो रहता है दिस इज ऑफ इंटरव्यू। ये क्या होता है? इंटरव्यू। 100 मार्क के लिए इंटरव्यू पूछा जाता है। Tier 1 जो होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव पेपर, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है, अगेन दिस पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। Tier 2 जो होता है ये होता है डिस्क्रिप्टिव, और ये पेपर होता है 50 मार्क। मतलब आपके एक दिन में दो पेपर होंगे, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 में ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 मार्क के लिए, और डिस्क्रिप्टिव रहेगा 50 मार्क के लिए। और ये दोनों भी पेपर एक एक घंटे के होते हैं, मतलब 2 घंटे का दो पेपर। और इसके बाद अगर ये दो पेपर के कंबाइन मार्क अगर आपके अच्छे आते हैं तो यू विल गेट अ कॉल फॉर थर्ड एंड फाइनल स्टेज एज इंटरव्यू। तो बेटा बहुत सिंपल एग्जाम, और इसका सिलेबस जो है ना क्या है, जो आपने अभी तक पढ़ा है वही पूरा सिलेबस, ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक है, आपका जैसा पॉलिटी का भी लगभग सेक्शन सर ने कवर किया था, सो आई विल बी कवरिंग द रेस्ट ऑफ द रेस्ट। नहीं, पूरा कंप्लीट ही करूंगा मैं पॉलिटी, फर्स्ट इनिशियल से लेके एंड तक, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और इसको फायदा यहाँ पे भी मिलेगा। एग्जाम का दिन अभी तक आया नहीं है, बट इसके फॉर्म फिलअप करने का डेट शुरू हो चुका है, 18 या फिर 19 जुलाई के सही है, और अगस्त के फर्स्ट वीक तक चूज तो भी रहेगा। हाँ, तो एक काम करना, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे ग्रुप में है, या फिर दोस्त हु आर अटेंडिंग वेदर दे हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन और इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और इन फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, फिल अप द फॉर्म फिल अप करो। वो सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो भाई आपको समझ में तो आएगा कि एग्जाम कैसे होती है। और कितनी जगह इसकी? 3717, 3717 जगह है बेटा। ये एक प्रकार का प्लान भी होता है, ठीक है। बट हाँ ठीक है, आप बोलोगे कि सर आप पहले ही प्लान भी बताएगा। नहीं, मेरा पर्पस क्या है कि आपका सिक्योर, एक जॉब सिक्योर हो जाए। जॉब सिक्योर हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? ज्यादातर जो आईबी में जाते हैं उसके बाद एक तो यूपीएससी में आते हैं या फिर वो स्टेट सर्विसेज में जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के लिए बहुत बहुत समय मिलता है, वेरी बोल सकते हैं काम जॉब, ज्यादा कुछ हेक्टिक नहीं रहता आपको। एक तो ऑफिस जो रहता है वो आपका घर ही रहता है बहुत बार, क्योंकि आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। आपको लगेगा कि सर इसमें वो इंटेलिजेंस वो स्पाई बनना पड़ता है, वो नहीं बेटा, आप उतने होशियार नहीं समझ में आया? वो स्पाई वगैरह नहीं बनना है आपको, आपको सिर्फ बेसिक बेसिक जो काम रहते हैं वो करना पड़ता है, दैट्स इट। और लड़कियों के लिए भी बहुत ही मतलब बोल सकते हैं बहुत अच्छा जॉब है। ऑफिस पोस्टिंग रहती है, 2-3 साल आपको बाहर रहना पड़ेगा दिल्ली दिल्ली, उसके बाद आप नागपुर आ जाएंगे। सबके लिए, सबके लिए, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर एवरीवन। आपको जोन मिल जाता है, जोन में फिर आपकी पूरी लाइफ कट जाती है, और प्रमोशन होते होते आप डेप्यूटी कलेक्टर का जो होता है ना उसका प्रमोशन मिलता है। हाँ, बट एक सबसे बड़ा इशू क्या है, डेप्यूटी कलेक्टर को रिकॉग्निशन मिलता है समाज में,
ये पोस्ट को रिकॉग्निशन नहीं मिलता क्योंकि आप आईबी में काम करते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, तो छुप के काम करना पड़ता है। आप बता भी नहीं सकते किसी को कि आप आईबी में हो, ठीक है। तो आपका जो पूरा सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह रहता है उसमें पोस्ट भी नहीं डाल सकते, तो एक प्रकार का एक छुपा हुआ जॉब है। बड़ा अच्छा है, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है। 3 स्टेज में होता है इसमें। ऑब्जेक्टिव में जैसे करंट अफेयर 20 मार्क का रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब सीसैट रहता है 20 मार्क का, बाकी के जो छोटे छोटे सब्जेक्ट ऐसे 20-20 मार्क के रहते हैं ये। और डिस्क्रिप्टिव में कैसे रहता है ना, 20 मार्क के लिए ऐसे आता है, 20 मार्क के लिए ऐसे आता है, 10 मार्क के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है मतलब इंग्लिश, ठीक है। 10 मार्क के लिए इंग्लिश, और बचा कितना 20 के लिए शायद से ये आता है। हाँ 20 मार्क जो रहते हैं ना, इस पे 2 सवाल पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, 10-10 मार्क के 2 सवाल। तो देखो बड़ा सिंपल है। हाँ 50 मार्क का रिटर्न है अपना। एक पेपर यूपीएससी में कितने हैं, 250 होगा अपना, ऐसे 250 का आता है, तो बहुत ही आसान है और आप लोगों के लिए मतलब डूएबल चीज है, तो ध्यान में रखना। तो कंसिडर रिमेंबर दिस पोस्ट IBACIO। और 100 मार्क का जो इंटरव्यू रहता है, बेसिक इंटरव्यू रहता है, ठीक है, उसमें इतना ही दिखाना पड़ता है कि मेरे को जॉब चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। और ज्यादातर जो बच्चे जाते हैं, मोर देन 90% कैंडिडेट्स आर यूपीएससी एस्पायरेंट्स, यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज एस्पायरेंट्स, समझा इतना। तो फिल अप दिस फॉर्म, वेरी सिंपल एग्जाम बट इजीली निकल सकती है, समझ में आया, इज इट, ठीक है। तो इसका www.mha.gov.in दैट इज द वेबसाइट, उस पर जाके आपको अप्लाई करना है, जो भी फीस होगा फीस डाल देना। हाँ अब जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ या फिर जो फाइनल ईयर में, उन्होंने क्या करना, वहां पे दिखा देना मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है। हाँ बोल देना आपका पर्पस क्या है ना, आपका पर्पस है एग्जाम का फॉर्मेट समझना और आप कितना परफॉर्म कर रहे हो। अगर बहुत मतलब आपने अपीयर कर लिया और नसीब रहता है तो आपका निकल भी गया, ठीक है, जॉब नहीं मिलेगा बट एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि नहीं यार देख मैंने एग्जाम निकाल लिया, समझ में आया, ठीक है। तो इतना कर दीजिए। उसके बाद अब आते हैं बेटा एक्चुअल सिलेबस में। तो देखो कहाँ पे थे, लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड टिल ये जो 1992 का अर्थ समिट हुआ था, उस वहां तक हमने पूरा देखा था। उसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शब्द कैसा आया वो भी हमने पूरा देख लिया था। उसके बाद एजेंडा 21 क्या होता है वो भी देख लिया था। और अभी जो सेकंड चीज है वो क्या देखनी है हमको, जो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन which was taken at a Earth Summit was UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो सिंपल सी बात है, पूरा बैकग्राउंड हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, बट तभी भी एक शॉर्ट में देख लेते कि भाई क्लाइमेट चेंज से फाइट करने की असली शुरुआत जो शुरू होती है वो कब होती है, अर्थ समिट में होती है, ठीक है। क्योंकि अर्थ समिट का वन ऑफ द पर्पस क्या था कि भाई जो क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको क्या किया जाए, किसी भी तरीके से रोका जाए। और रोकने के लिए क्या एक दो देश काम नहीं कर सकते, उसके लिए पूरे दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा। दैट वाज द पर्पस ऑफ अर्थ समिट। और अर्थ समिट में वन ऑफ द मेजर डिसीजन व्हिच वाज टेकन प्लेस वाज क्रिएशन ऑफ यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसी का हेड ऑफिस का सेक्रेटरीट कहां पे लोकेटेड है, बॉन जर्मनी। कहां पे लोकेटेड है, बॉन, BONN, ठीक है। द यूएनएफसीसी वाज साइंड इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, also known as अर्थ समिट या फिर रियो समिट या फिर रियो कॉन्फ्रेंस। देखो इसमें मैंने पहले बताया कि आपको क्या रखना है कि एक तो समिट का नाम, समिट कहां पे हुआ ये, और समिट में इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या हुए। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जैसे मैंने बताया अर्थ समिट में 3 महत्वपूर्ण डिसीजंस जो आपको मालूम रहनी चाहिए, दैट इज एजेंडा 21, ठीक है, रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और तीसरा CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। और उसके अलावा UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो क्या है लीगली बाइंडिंग टारगेट है, जो क्या है लीगली बाइंडिंग टारगेट रखा गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यूएनएफसीसी लीगली बाइंडिंग है क्या, नहीं, यूएनएफसीसी लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट क्योटो प्रोटोकॉल जो इसके अंतर्गत आता है, मतलब इसको अमेंड करता है, वो लीगली बाइंडिंग है। कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या करता है, कन्वेंशन में बदलाव लाने के लिए प्रोटोकॉल लाया जाता है, और ज्यादातर केसेस में प्रोटोकॉल क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, लीगली बाइंडिंग होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सो UNFCCC was signed in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, also known as Earth Summit, Rio Summit और रियो कॉन्फ्रेंस। फिर अर्थ समिट हुआ था बेटा 1992 में, फिर इसके 10 साल बाद मतलब +10, 10 साल मतलब कौन सा साल आएगा, 2002, इसमें फिर से अर्थ समिट का फॉलोअप लिया गया, जिसको बोला जाता है रियो +10। क्या बोला जाता है, रियो +10। कहां पे हुआ था ये,
10 साल बाद का अर्थ समिट ये हुआ था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। फिर इसके और 10 साल बाद, मतलब 2002 में और 10 साल ऐड करो तो ये हुआ था 2012 में, और समिट का 20 साल बाद फॉलो लिया गया, इसीलिए उसको शॉर्ट में बोला जाता है Rio+20। ये हुआ था अगेन कहां पे? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझे इतना? तो ये फॉलो अप समिट ध्यान में रखना। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉलो अप समिट ध्यान होना चाहिए, और समिट का आउटकम क्या है ध्यान होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग क्या था और लीगली बाइंडिंग क्या नहीं था ये हमको पता होना चाहिए, बिकॉज एमसीक्यू उसी प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको कहां पे काम आती है बताया ना? प्रीलिम्स में। मेंस में तो थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भी चलेगा, वहां पे फेंका फेंकी चलती है, प्रीलिम्स में फेंका फेंकी नहीं चलती है। तो इसलिए जो कंसेप्ट है, जो थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो थोड़े ध्यान में होना चाहिए। So, UNFCCC entered into force on March 21, 1994 and has been ratified by 197 countries। ठीक है, 197 कंट्रीज ने रेटिफिकेशन किया है। रेटिफिकेशन का मतलब 1992 में दस्तखत हुए, फिर हर कंट्री अपने पार्लियामेंट में गई और पास अप्रूव किया, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। सो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन यूएनएफसीसी का कब से शुरू हुआ है? मार्च 21, 1994 में। ऑब्जेक्टिव क्या था यूएनएफसीसी का? टू अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। सिंपल सी बात है। अभी बताया यूएनएफसीसी पे नाम नहीं है, समझ में आता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू फाइट ऑन क्लाइमेट चेंज। भाई क्लाइमेट चेंज को रोकना है, तो क्लाइमेट चेंज किसके कारण हो रहा है? मेजरली ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। सो क्या है ऑब्जेक्टिव ही क्या रहेगा कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन है उसको क्या किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए। एंड वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में भी कौन सी? अब जैसा कुछ एक्टिविटीज तो करनी पड़ी, बट ऐसे जो कारण है जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जिसमें पुरानी वाली टेक्नोलॉजी है उसके कारण ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो भाई नई टेक्नोलॉजी का मतलब एक तो नई टेक्नोलॉजी को ढूंढो, या फिर ऐसे वेज ढूंढो कि जिसके जरिए एमिशन क्या किया जाए, कम किया जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे सोलर, तो कोल फायर पावर प्लांट की जगह क्या करो, एक तो सोलर एनर्जी का प्लांट, बड़ा प्लांट का सेटअप बैठाओ, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करो, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से पोल्यूशन जो होता है, कोयले से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, बट न्यूक्लियर एनर्जी से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं, बट उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया तो वो भी इतना हैजार्डस नहीं है। सो रूल क्या है? प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएटिंग स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स दैट एम टू सेट बाइंडिंग लिमिट्स ऑन जीएसटी। मतलब इस यूएनएफसीसी के अंतर्गत प्रोटोकॉल सेट किए जाएंगे, और प्रोटोकॉल मतलब इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, और वो प्रोटोकॉल्स क्या रखे जाएंगे? बाइंडिंग रखे जाएंगे रिलेटेड टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जैसा जो पहला प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी के अंतर्गत रखा गया वो कौन सा था? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, द ट्रीटी इज कंसीडर्ड लीगली नॉन बाइंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ट्रीटी इज लीगली नॉन बाइंडिंग। सिर्फ दो ही चीजें 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, वो अर्थ समिट में दो ही चीजें बाइंडिंग रखे गए थे, एक था सीबीडी और दूसरा था यूएनसीसीडी। CBD, Convention on Biological Diversity, that was made legally binding, and second was United Nation Convention to Combat Desertification, कि भाई जो डेजर्ट का प्रमाण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए वो जो कन्वेंशन है उसको लीगली बाइंडिंग बनवाया गया। ये दो ही चीजें 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था उसमें लीगली बाइंडिंग रखी गई थी, इसके अलावा बाकी कोई भी चीज लीगली बाइंडिंग नहीं रखी गई थी। तो ये जो यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लीगली बाइंडिंग था क्या? नहीं था। ठीक है, नो बाइंडिंग लिमिट्स ऑन जीएचजी एमिशन फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज। मतलब इस कन्वेंशन के अंतर्गत किसी भी देश पर जीएचजी एमिशन के लिए कुछ बंधन कारक ऐसी चीजें नहीं रखी गई थी, वो फिर बाद में प्रोटोकॉल जो रखे गए उसके अंतर्गत रखी गई। इट्स सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? यूएनएफसीसी की COP, COP, Conference of Parties meets annually to assess progress in dealing with the climate change। हर साल में हर एक COP होता है। जैसे 1994 में इसकी शुरुआत हुई, तो पहला COP कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ऐसे क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि देखो कहाँ पे यूएनएफसीसी एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन मार्च 21, 1994। ठीक है, ऐसे क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद इसकी जो पहला COP मीटिंग था, द फर्स्ट COP मीटिंग was held in Berlin, Germany in March 1995, जिसको बोला जाता है बर्लिन मैंडेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? सो आपको फिर क्या ध्यान रखना है, जब भी यूएनएफसीसी की बात आती है
ठीक है, जब भी यूएनएफसीसी का नाम आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉप कौन सा इंपॉर्टेंट, क्या ध्यान में रखना है, कॉप। जैसे पिछले साल जो कॉप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, 2024 का अजरबैजान में हुआ था, मैंने आपको क्लास में बताया था, अजरबैजान में हुआ था। और अजरबैजान की राजधानी बाकू नाम है उसका, बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, वहां पे कॉप हुआ था जो 2024 में हुआ था। इज इट क्लियर एवरीवन, समझा, ठीक है। सो जो कॉप पहला था COP1 जिसको बोला जाता है COP1, वो कहाँ पे हुआ था, बर्लिन जर्मनी, और कौन से साल में हुआ था, 1995। तो तब से गिन लो अभी तक। इज इट क्लियर टू एवरीवन, मतलब शायद से 28 29 29 कॉप COP29 was taken place at अजरबैजान, और कहाँ पे, बाकू पे। बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया 1995 का। अब देखो बेटा, हर एक पूरे मतलब अभी तक 29 कॉप हैज टेकन प्लेस टिल नाउ। तो कैसे सारे कॉप पता होने चाहिए क्या, तो आंसर इज नहीं। इंपॉर्टेंट कॉप यू शुड रिमेंबर कि भाई इंपॉर्टेंट डिसीजंस कहाँ पे लिए गए, कौन से लिए गए, हमको पता होना आवश्यक है। तो जैसे देखो यहाँ पे पहला क्या था, जो इंपॉर्टेंट कॉप था दैट वाज टेकन प्लेस इन 1997, जिसको बोला जाता है कॉप 3, क्योंकि कॉप 2 बीच में जिसमें जो हेड ऑफिस था यूएनएफसीसी का वो चेंज किया गया था बॉन जर्मनी में। फिर 1997 में सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी की, जिसको बोला जाता है कॉप 3, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखो अभी मैंने क्या बताया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज व्हाट, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी अंडर यूएनएफसीसी, ठीक है। तो इसका जो कॉप 3 था 1997 में हुआ था, कहां पे हुआ था, क्योटो में हुआ था। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज कंक्लूडेड एंड एस्टैब्लिश्ड एज लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसके लिए लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन सेट किए गए यहाँ पे, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अगेन बेटा अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली चीज है कि सर डेवलप कंट्री को ही क्यों टारगेट रखा गया था, बिकॉज हिस्टोरिकली जो सबसे ज्यादा एमिशन किया था वो किन्होंने किया था, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने किया था। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज मतलब डेवलप कंट्रीज है, फिर वेस्टर्न कंट्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्योटो प्रोटोकॉल डिसाइड किया जा रहा था तो उसी टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला था कि भाई हमारा तो जस्ट अभी डेवलपिंग स्टेज है, और अभी अगर आप हम पे रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना करो, तो हम लोग तो विकसित हो ही नहीं सकते। तो ऐसे कंडीशन में टारगेट किसको दिया गया, डेवलप कंट्रीज को दिया गया, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कि भाई अभी आपके पास पैसा आ चुका है, सब चीज आ चुकी है, तो अभी आप क्या करो, अभी आप ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढो कि जिससे पोल्यूशन कम हो सके, या फिर आप वो टेक्नोलॉजी जो है वो फिर आप डेवलप कंट्रीज को दे दो। समझ में आ रहा है, ताकि एमिशन क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इंडिया रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2002। देखो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे साइन हुआ, 1997। अगेन साइन होना डिफरेंट है, रेटिफिकेशन डिफरेंट है। इसके रेटिफिकेशन को बेटा 1997 से 2005 लगा, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स इन फरवरी 2005। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस क्योटो प्रोटोकॉल अगेन इट वाज इनइफेक्टिव। व्हाई, यूएसए नेवर रेटिफाइड द क्योटो, कभी रेटिफाई किया नहीं, मतलब ठीक है साइन करके छोड़ दिया, और पार्लियामेंट से अप्रूवल कभी मिला नहीं, तो उसने कभी इंप्लीमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं किया। उसके बाद कनाडा, अगेन कनाडा भी क्या किया, कनाडा इनिशियली वाज पार्ट ऑफ दिस क्योटो प्रोटोकॉल, बट इन 2012 जब इसका सेकंड फेज इंप्लीमेंट हो रहा था क्योटो प्रोटोकॉल का, तो कनाडा ने भी क्या कर दिया, बैकआउट कर दिया, ठीक है। मतलब ये डेवलप कंट्री, अब मुझे बताइए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोल्यूटर यूएसए, चाइना, अमेरिका, इंडिया, कोई भी एग्रीमेंट जहां पे 3 कंट्रीज नहीं है वो एग्रीमेंट का रेलेवेंस जीरो हो जाता है, ठीक है। अगेन बेटा ये सब जो बात कर रहे हैं, मतलब यूएसए वाज अ पार्टी टू अर्थ समिट, यूएसए वाज पार्टी टू यूएनएफसीसी, यूएसए वाज पार्टी टू एजेंडा 21, सब में था, बट उसने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। द प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबीडीआर। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सीबीडीआर। सीबीडीआर क्या बोलता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज, ठीक है। इट इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी विद बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और किसको बाइंडिंग लिमिट्स दिए गए थे, डेवलप कंट्रीज को। किसको बाइंडिंग लिमिट्स दिए गए थे, डेवलप कंट्रीज को। मतलब इंडिया चाइना को बाइंडिंग लिमिट्स थे क्या, नहीं थे, बिकॉज वी वर कैटेगराइज्ड एज अ डेवलपिंग नेशन। और ऐसा बोला गया कि भाई डेवलपिंग नेशन को और स्कोप है और हमको विकास करना है, तो हमको एमिशन करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको समय चाहिए।
सो दैट वाज आवर पॉइंट, और उसको फिर एक्सेप्ट किया गया। मतलब पूरा जो बर्डन है किस पे डाला गया, डेवलप कंट्रीज पे डाला गया। बट अगेन डेवलप कंट्रीज पे बर्डन तो डाला गया, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्लाइमेट चेंज से फाइट करने की जिम्मेदारी दोनों को भी दी गई कि भाई जितने डेवलप किए उतने डेवलपिंग की है, बट डेवलपिंग क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम तो करेगा बट बिलिंग नहीं करना उसको पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद अब ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन जिनको टारगेट दिया था वो कौन सा था, सॉरी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो रिड्यूस करने के लिए इनको बोला था वो कौन से गैसेस थे? फर्स्ट वाज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाज मीथेन, ठीक है, थर्ड वाज नाइट्रस डाइऑक्साइड SF6, देन फिफ्थ ग्रुप ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड ग्रुप ऑफ perfluorocarbon, ठीक है। So these were gases which were recognized as greenhouse gases, important greenhouse gases, और क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इन गैसेस के एमिशन रिडक्शन पे क्या दिया गया था, फोकस दिया गया था। मतलब डेवलप कंट्रीज को जो टारगेट दिया गया जो लीगली बाइंडिंग था उसमें ये गैसेस इंक्लूडेड थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये भी एक बार ध्यान में रखना बिकॉज सवाल में पूछा जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक नया इनोवेटिव मैकेनिज्म इस स्पेसिफिक क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत मेंशन किया गया था। वेट गाइस, वेट लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन। अब ये कॉमन विद डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी का ये नया मैकेनिज्म जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, वो कहां पे किया गया था? दैट्स व्हाट इंट्रोड्यूस इन अंडर UNFCCC एट अ क्योटो प्रोटोकॉल। एंड क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC की का कितना फॉलो था? COP3 में हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 में ये डिसीजन लिया गया था। अब ये कॉमन विद डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि कॉमन ये शब्द क्या है कि when we have to fight a global warming or when we have to fight a climate change, so it should be done jointly। मतलब सबकी जिम्मेदारी है भाई क्या करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन करना, ये सबका टारगेट होना चाहिए, डेवलप रहे या फिर डेवलपिंग रहे, बट रिस्पांसिबिलिटी जो रहेगी वो कैसे रहेगी? डिफरेंशिएटेड रहेगी। डिफरेंशिएटेड मतलब क्या कि देयर विल बी मोर रिस्पांसिबिलिटी ऑन डेवलप्ड कंट्रीज एज पर द डेवलपिंग नेशन। अगेन द रीजन वाज कि डेवलप्ड कंट्रीज हैज ऑलरेडी done the emission, they were historically polluters and they were more polluter, they have done more pollution as compared to the developing world, so there the historically responsibility lies on the developed world as compared to the developed country. So common but differentiated responsibility, so it acknowledges the different capabilities and differing responsibilities of individual countries in addressing climate change। क्या है, किसने एक्नॉलेज किया कि भाई अलग अलग देशों की अलग अलग क्या है कैपेबिलिटीज है और उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के फाइट कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग CBDRRC, द कन्वेंशन डिवाइडेड कंट्रीज इनटू Annex 1 एंड नॉन Annex 1। सो बेसिकली Annex 1 कंट्रीज में क्या रखा गया, जो डेवलप कंट्रीज थे उनको Annex 1 में रखा गया और जो नॉन डेवलपिंग थे या फिर डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको नॉन Annex 1 में रखा गया। द फॉर्मर जनरली रेफरिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड द लैटर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसमें जो Annex 1 कंट्रीज थे जिसके अंतर्गत डेवलप्ड कंट्रीज को रखा गया था, इनको लीगली बाइंडिंग टारगेट दिए गए थे किसके? ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन के। अंडर द कन्वेंशन Annex 1 कंट्रीज हैव अ ग्रेटर मिटिगेशन रोल देन नॉन Annex 1 कंट्रीज। और ये रोल तो दोनों को भी था, बट Annex 1 कंट्रीज को रोल ज्यादा दिया गया था और Annex 1 कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस एमिशन का लीगली बाइंडिंग टारगेट दिया गया था जो नॉन Annex 1 को नहीं दिया गया था। ठीक है, CBDR and Annex classification were codified in the 1997 Kyoto Protocol and the Annex 1 countries emission reduction were legally bound, मतलब इन पर लीगली बंधन कारक रखा गया था। ठीक है, अब वही है कि इसमें सॉरी गए, अब इसमें CBDR क्या है, तो CBDR का मैकेनिज्म यहाँ पे एक बार देख लो। CBDR में दो शब्द आते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। कॉमन मतलब क्या, ईच कंट्री वेदर डेवलपिंग और डेवलप्ड मस्ट टेक पार्ट इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। कि भाई फाइट करना है तो सबको एक साथ मिलकर करना पड़ेगा, बट कैसे? डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। हिस्टोरिकली बिगेस्ट पोल्यूटर्स should do more compared to the recent, and historically who were the major polluters? Western countries, because the industrial revolution basically started in 1850s in the Western countries। so उन्होंने तब से अभी तक पोल्यूशन बहुत ज्यादा करके रखा है और डेवलप कंट्रीज को जैसे आजादी मिली 30-40 साल हो गए थे, तो उनका अभी तो
शुरुआत था। तो ऐसे कंडीशन में ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर दी गई, एनेक्स 1 कंट्रीज पे दी गई। और ये एनेक्स 1 कंट्री जो है ये कौन से कंट्रीज थे, दीज वर डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। और इनको जो टारगेट दिया गया वो कैसा था, लीगली बाइंडिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अगेन यूएसए ने इंप्लीमेंट किया क्या, नहीं किया। कनाडा ने इनिशियली इंप्लीमेंट किया बट 2012 में विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसका दिस इज द एलैबोरेशन ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज। ऑनलाइन में बेटा समझ रहा है, आकृति भूमि आपको समझ रहा है, डाउट है किसी को कुछ ऑनलाइन, जल्दी बताओ, डाउट है तो वहां पे लिख देना डाउट है करके। उसके बाद क्यों रे भाई सामने, हाँ, अब CBDR divided countries into two categories. First, historically biggest polluting developed countries like US, UK, France, Japan, Russia, etc. They were polluting Earth since industrial revolution. और दूसरा क्या है, recently polluting developing countries like China, India, Brazil, etc. polluting since 1950s. So और ये countries को क्या बोला गया, ये countries को बोला गया Annex 1 countries और ये country को बोला गया non Annex 1 countries, ठीक है। इनको जो टारगेट दिया गया वो क्या था, लीगली बाइंडिंग, क्या था, लीगली बाइंडिंग। और ये इनको टारगेट भी दिया जाता है लीगली बाइंडिंग नहीं, इनको सिर्फ बोला गया कि आपके हिसाब से जितना होता है उतना करो और नए नए कम करने पे फोकस करो भाई, मतलब नई टेक्नोलॉजी वगैरह आती है तो उस पर फोकस करो। अगर बेटा प्रॉब्लम क्या है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज को बोला जाता है कि आप पैसा लगाओ, आप पोल्यूशन कम करो, आप नई टेक्नोलॉजी ये करो, बट नई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन करना इज नॉट अ जोक, ठीक है। उसके लिए बहुत R&D में बहुत पैसा लगता है और इतना पैसा डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन में अपेक्षा क्या की गई थी कि भाई ये जो सर्च समिट होगा, इस सर्च समिट में ऐसे भी कुछ मैकेनिज्म्स लिए गए, कंसिडर किए गए थे कि जिसके तहत डेवलप कंट्री क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इस पे भी एक एग्रीमेंट हुआ था, एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो या फिर पैसा दो। जैसा पैसे का मैकेनिज्म ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF बनाया था 1992 में, तो उसके अंतर्गत डेवलप कंट्रीज उस फंड में पैसा डालेंगे और वो पैसे से क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को मदद दी जाएंगे, इस प्रकार। और दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात हुई थी बट अगेन उसमें कुछ भी एक मतलब फ्रूटफुल मैकेनिज्म नहीं हो पाया। अब उसमें दिक्कत ये है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे और वो फुकट में देंगे, वो एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज वाले अभी भी चिल्लाते हैं कि भाई डेवलप कंट्रीज ने जितना मदद करना चाहिए उतना मदद आज भी नहीं होता है। तो व्हाट इज द कमिटमेंट पीरियड, अब कमिटमेंट पीरियड किसका, क्योटो प्रोटोकॉल का। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दो कमिटमेंट पीरियड में डिवाइड किया गया था। सो अंडर क्योटो 2 कमिटमेंट पीरियड्स वर चॉप्ड आउट। सो पहला जो था वो था 2008 से लेके 2012। तो दिस वाज द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड एंड दिस वाज द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड। 2008 से 12 ये पहला कमिटमेंट पीरियड था और दूसरा था 2013 से 2020, ठीक है। अगेन बेटा ये पहला कमिटमेंट पीरियड तो सक्सेसफुल हुआ बट यूएसए वाज नॉट पार्ट टू दिस, तो यूएसए तो निकल गया था बट 2012 के बाद कनाडा भी था, उसने भी विड्रॉ कर दिया। द सेकंड कमिटमेंट पीरियड वाज एग्रीड ऑन इन 2012 नोन एज दोहा अमेंडमेंट। तो ये दोहा अमेंडमेंट क्या है, ये COP 12 में हुआ था। कहां पे हुआ था, COP 12 में, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 12, ठीक है। So the second commitment period was agreed on 2012 known as Doha Amendment. Canada withdrew in 2012 and Japan, Russia and New Zealand have not taken on new targets in second commitment period. It entered into force on 31st December 2020, ठीक है। सेकंड कमिटमेंट पीरियड एंड होना चाहिए था 2020 पर डिस्कशन शुरू हुआ 2012 से, दैट इज दोहा से, मतलब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का समिट दोहा में हुआ था वहां से, और एंड कब हुआ 2020 में डिसीजन हुआ कि चलो लागू करते हैं, बट जिस दिन लागू किया गया उसी दिन खत्म हुआ। तो इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 31st December 2020 एंड एंडेड ऑन द सेम डे। चाइना, इंडिया एंड यूएसए, द थ्री बिग विलेंस हैव नॉट रैटिफाइड एनी ट्रीटी रिलेटेड टू दिस। अब देखो ये झगड़े क्यों हो रहे हैं ना, बिकॉज एक साइड में डेवलप कंट्रीज का गट, एक साइड में डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्री वाले बोलते हैं कि अभी तो हमने काम कर दिया तो पूरा बर्डन हम पे मत दो, कुछ बर्डन जो अभी करंट पोल्यूट कर रहे हैं जैसा इंडिया, चाइना, इन पे भी आप उतना ही जिम्मेदारी दो जैसा इंडिया, चाइना, ब्राजील जो इमर्जिंग नेशन है। अब इशू कैसा है कि डेवलपिंग कंट्रीज वाले बोलते हैं भाई अभी तो हमारा डेवलपिंग फेज है, अभी हमको तो पैसा इधर लगाना है। आप बोलोगे कि नहीं भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस पर नई टेक्नोलॉजी पे लगाओ, तो हो नहीं सकता है, बिकॉज हमारी फिलहाल प्रायोरिटी क्या है कि हमारे देश की तरक्की हो, जॉब जनरेट हो, लोगों को 2 लोग की रोटी मिले, दैट इज आवर मेन टारगेट। और आप बोल रहे हो कि नहीं भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस पर नई नई टेक्नोलॉजी निकालती है, तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज बेटा
नई टेक्नोलॉजी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, नॉट अ जोक, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। आप देखो ना, आपके घर पे मैंने बताया था, उदाहरण दिया था कि भाई सोलर पैनल जो छोटे छोटे लगा रहे हैं, 5-6 पैनल लगाने को 1.5-2 लाख आ रहे हैं। हाँ, 2 लाख का खर्चा तो 6 पैनल लगाने को आ रहा है। और ऐसे कंडीशन में आप बोलो, मतलब बड़ा सा पावर प्लांट अगर सेटअप करते, किसका, सोलर एनर्जी का, बेटा जगह कितनी लगेगी, पैसा कितना लगेगा, उसको मेंटेन करने के लिए कितनी चीजें लगेंगी। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं कि जो ये दर्शाते हैं क्लीन एनर्जी जो है वो सस्ती नहीं है, क्लीन एनर्जी सस्ती नहीं है, तो उसके लिए पैसा फंडिंग की आवश्यकता है। तो डेवलपिंग कंट्री वाले मतलब इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये हमेशा बोलते आ रहे हैं कि भाई डेवलप कंट्री ने हमको मदद करनी चाहिए ताकि हम भी क्या कर सके, हम भी कंट्रीब्यूट कर सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये झगड़े जो है कमिटमेंट पीरियड को लेके कि भाई पूरा बोझा किसको दिया गया था, डेवलपिंग को छूट दी गई। और इनका प्रॉब्लम वही था कि भाई आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ठीक है, इनिशियली 10 साल आपने बोल दिया कि इंडिया चाइना को छूट है, बट उसके बाद तो ऐड करो। तो डेवलप कंट्री वाले अड़े इसके लिए है कि भाई ये जो बिगेस्ट एमिटर है, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ये तो इनको तो कुछ नहीं है, ये तो मजा कर रहे हैं और पूरा सजा हम क्यों काटे, ऐसा। ठीक है, और इंडिया चाइना क्या बोलता है, भाई हमारा तो अभी डेवलपिंग फेज है, पूरा हिस्टोरिकली तो आप नहीं है, 1850 से 150-200 साल से तो आप ही पोल्यूशन कर रहे हो, हम तो अभी 20-30 साल में पोल्यूशन कर रहे हैं। तो बेसिकली जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि दुनिया ये 2 गठों में डिवाइडेड है। जनरली इसको मोटा मोटी बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ और एक ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मैंने बताया पढ़ाया था। हाँ, ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग इमर्जिंग नेशंस, और ग्लोबल नॉर्थ मतलब ऐसे देश जो डेवलप हो चुके हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है, सो ये सबसे बड़ा इशू था। उसके बाद ये क्योटो प्रोटोकॉल में और 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जिसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन? तो पहला था सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरा था एमिशन ट्रेडिंग, तीसरा था जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, सो मतलब क्या कि अपार्ट फ्रॉम द टारगेट्स व्हिच वर गिवन टू डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उसके अलावा ये 3 और मार्केट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रपोज किए गए थे। पहले का नाम था सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरे का नाम था एमिशन ट्रेडिंग और तीसरे का नाम था जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। देखो अभी आपको नाम से थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज्म क्या होगा। तो पहला देखो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत क्या होता था वो देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, फर्स्ट वाज स्टिमुलेटिंग ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। कि भाई ये जो 3 मैकेनिज्म मैंने बताया मार्केट मैकेनिज्म, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो डेवलपिंग देश है उसके अंतर्गत ग्रीन इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ग्रीन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट की जहां से पोल्यूशन कम से कम हो, पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम हो। दूसरा, इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर इन दिस एंडेवर टू कट एंड होल्ड स्टेडी जीएसजी एमिशंस एट अ सेफ लेवल। मतलब इस इनिशिएटिव के अंतर्गत, मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत किसको ऐड किया गया, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया, ताकि कोई भी प्राइवेट कंपनी सेट करते वक्त कम से कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैसे हो इस पे फोकस कर सके। एंड इट आल्सो मेक्स लीप फ्रॉगिंग नॉर्मल। लीप फ्रॉगिंग क्या होता है? बेडूक होता है, बेडूक एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारता है। तो क्या कि क्लाइमेट चेंज से फाइट तो करना है ना, तो ग्रेजुअल ग्रोथ करने से अच्छा है सीधा क्या करो, छलांग मारो। छलांग कैसे मारो? तो भाई ग्रीन हाउस गैस कम करना है, तो उसके लिए ऐसे कुछ एक्सेप्शनल स्टेप्स लो कि जिससे कम से कम टाइम में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम किया जा सके। ठीक है, अब इसमें जो 3 मैकेनिज्म थे, पहला मैकेनिज्म कौन सा था? सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। दूसरा था एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, और तीसरा कौन सा था? तीसरा था जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। देखो सिंपल सी बात है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा, 2 डेवलप कंट्रीज साथ में आएंगी, साथ में आके एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, उस प्रोजेक्ट में जो भी खर्चा आएगा वो दोनों भी इक्वली शेयर करेंगे, और ऐसे टेक्नोलॉजी वहां पे लगाई जाएंगी कि जहां से एमिशन जो है या फिर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम से कम होगा, और उसके थ्रू वो लोग कुछ क्रेडिट अर्न करेंगे जिसको बोला जाएगा कार्बन क्रेडिट, और वो कार्बन क्रेडिट को क्या करेंगे, यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर मोर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के जरिए क्या किया जाएगा, जो खर्चा है वो इक्वली शेयर किया जाएगा, और ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे कि जिससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम से कम हो और फिर उससे पर्यावरण का फायदा होगा। ठीक है, पहला देखते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये भी देखो बेटा आपके स्क्रीन पे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रपोज किया गया वो है। अब इसमें क्या होगा कि जो डेवलप कंट्री को क्या चाहिए बेटा, डेवलप कंट्री नीड्स अ कार्बन क्रेडिट। अब एक मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट था, जो क्योटो प्रोटोकॉल में सजेस्ट किया गया था, उसमें कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट डाला गया।
मतलब अभी कार्बन क्रेडिट क्या है, मान लो मेरी कंपनी है, अब मेरी कंपनी 100 टन का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रही है, बट अंडर द न्यू रूल गवर्नमेंट ने मुझे टारगेट दिया है कि भाई तेरी कंपनी सिर्फ 90 टन एमिट कर सकती है, ऊपर के जो 10 टन है वो अगर आपको एमिट करना है तो एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे या फिर मुझे किसी दूसरे कंपनी से कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी कंपनी, मुझे एक मैकेनिज्म के बारे में पता चला, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अभी मैंने बताया कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब मुझे टारगेट कितना है, 90 टन का मैं CO2 का एमिशन कर सकता हूँ, बट मैं कर कितना रहा हूँ, 100 टन का। मतलब मुझे कितने कार्बन क्रेडिट चाहिए, 10 कार्बन क्रेडिट, बिकॉज ईच कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 टन CO2 एमिशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ऐसे कंडीशन में मैं डेवलप कंट्री में आता हूँ, तो डेवलप कंट्री को क्या चाहिए, कार्बन क्रेडिट चाहिए, बराबर है, क्योंकि मेरे को तो लीगली बाइंडिंग टारगेट है। तो मतलब क्या, मुझे बाय डिफॉल्ट कैसे भी करके मुझे एक तो 10 टन का एमिशन रिडक्शन करना पड़ेगा, या फिर 10 टन में एमिशन कर सकूं, इसके लिए मुझे किसी दूसरे देश से जहां पे वो कंपनी जो है वो कम प्रोड्यूस कर रही है, कम एमिशन कर रही है, उससे मुझे कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेगे। ठीक है, और मेरे पास तीसरा तो ऑप्शन कोई है नहीं कि मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ कि मेरे कंपनी का मैं प्रोडक्शन ही कम कर दूं। अगर मैं मेरी कंपनी का प्रोडक्शन कम कर देता हूं तो मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, बल्कि आगे आने वाले समय में मेरा 100 टन का 110 टन भी हो सकता है, बिकॉज मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ऐसे कंडीशन में आई नीड टू फाइंड आउट द वे कि जिससे मैं जो 10 टन जो मेरे ज्यादा है उसको मैं मैनेज कर सकूं फिलहाल। तो जैसा मैं डेवलप कंट्री में आ रहा हूं, तो डेवलप कंट्री मेरे समान बहुत सारी कंपनियां हैं डेवलप कंट्री में, तो उनको क्या चाहिए, कार्बन क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगा, डेवलप कंट्री वाले क्या बोलेंगे, डेवलपिंग कंट्री में प्रोजेक्ट सेट करेंगे। क्या करेंगे डेवलपिंग कंट्री में, ऐसे प्रोजेक्ट सेट करेंगे कि जिससे पोल्यूशन जो है वो क्या होगा, कम किया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब क्या कि डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी मिल गई और इससे क्या हो गया, इनका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब डेवलपिंग कंट्री को भी फायदा हो रहा है और उनको टेक्नोलॉजी भी मिल रही है और एमिशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब जो भी एमिशन मेरी कंपनी ने जो डेवलपिंग कंट्री में किया है उससे जो एमिशन कम हुए, वो जो जितना एमिशन मैं कम करूंगा उतना मुझे क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा। सो अर्न्स कार्बन क्रेडिट कॉल्ड सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। वो कार्बन क्रेडिट को क्या बोला जाता है, CER, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन टारगेट। मतलब मुझे कार्बन क्रेडिट अर्न करेगी मेरी कंपनी और वही कार्बन क्रेडिट मैं क्या करूंगा, वो इनसे खरीदूंगा और मेरी कंपनी फिर उसको 10 टन का जो भी पैसा रहेगा वो पैसा उसको देंगे और कार्बन क्रेडिट के जरिए मैं क्या करूंगा, उतना पैसा पे करके मैं वो क्रेडिट अर्न कर लूंगा। मतलब मैं 10 टन का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन क्या कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसको बोला जाता है CD, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 cc इज इक्वल टू 1 टन CO2 एमिशन। ध्यान रखना, समझा इतना? ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म बताया था, कौन से प्रोटोकॉल ने, क्योटो प्रोटोकॉल ने। उसके बाद दूसरा जो मैकेनिज्म था दैट इज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। तो सेम, अब क्या हुआ, वो कार्बन क्रेडिट का क्या हुआ, खरीदी बिक्री होगा। तो जो कंपनी कम एमिशन कर रही है, मान लो एक कंपनी को जैसे इंडिया में 50 टन का टारगेट है बट वो एमिशन कर रही है 40 टन का, उसके कितने कार्बन क्रेडिट बच गए, 10। तो वो कंपनी क्या कर सकती है, 10 कार्बन क्रेडिट किसी डेवलप कंट्री में किसी कंपनी को बेच सकती है और उससे पैसा कमा सकती है। इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। कार्बन क्रेडिट या फिर कार्बन ऑफसेट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो शब्द, एक है कार्बन क्रेडिट और दूसरा है कार्बन ऑफसेट। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि उसकी ट्रेडिंग करना, खरीदी बिक्री करना। जैसा जिस कंपनी के पास कार्बन क्रेडिट ज्यादा है वो क्या करेंगे, जिसके पास नहीं उसको बेचेंगे। इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। दूसरा है कार्बन ऑफसेट। कार्बन ऑफसेट का मतलब होता है कि कार्बन एमिशन तो कम करना, बट कैसे, तो ऐसे देश में या फिर दूसरे देश में दूसरे जगह पे ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करके कि जहां से एमिशन क्या होगा, कम किया जाएगा। मतलब ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके या फिर जिसको बोला जाता है ग्रीन इन्वेस्टमेंट करके, जिससे एमिशन कम किया जाए, इसको बोला जाता है कार्बन ऑफसेट। मतलब मान लो मेरी कंपनी पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रही है, अब 100 टन का मेरे को टारगेट है, बट सॉरी 90 टन का टारगेट है, बट मैं एमिशन कितना कर रहा हूँ, 100 टन का। अब मुझे 10 टन का ज्यादा कर रहा हूँ, तो मैं ये ऑफसेट करने के लिए क्या बोलूंगा, अंडर कार्बन ऑफसेट मैं डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा प्रोजेक्ट चलवाऊंगा कि जिससे क्या किया जाए, वो पोल्यूशन कम किया जाए। मतलब उसको मुझे फायदा होगा, जिसको बोला जाता है कार्बन ऑफसेट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू अफॉरेस्टेशन। कैसे कैसे मिलाया जा सकता है कार्बन क्रेडिट, एक तो जंगल लगा के, ठीक है, दूसरा
रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करके CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर करना मतलब क्या, स्टोर करके रखना, प्लांट लगाओ, कुछ भी करो, वेटलैंड को मेंटेन करो, जैसे करना है कैसा, मीथेन कैप्चर और बाइंग फ्रॉम एन एक्सचेंज, मतलब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। इससे क्लियर, इसका भी एक्सचेंज होता है, तो इसमें भी कंपनियां क्या करती है, ट्रेड करती है कार्बन क्रेडिट का। तो दीज आर दीज कम्स अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो मैकेनिज्म कार्बन क्रेडिट, अगेन इट इज द एक्सचेंज ऑफ एमिशन परमिट दैट इज कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। अंडर दिस मैकेनिज्म कंट्रीज कंपनीज दैट एमिट मोर कार्बन than the quota allotted to them by carbon credits from those who emit less। सिंपल सी बात है, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया भाई कि मेरे कंपनी को टारगेट है 90 का, मैं कर रहा हूँ 100, और दूसरी कंपनी जिसको टारगेट है 50 का, वो कर रही है 40, उसके पास 10 कार्बन क्रेडिट है, मेरे को 10 कार्बन क्रेडिट चाहिए, तो वो कंपनी मेरे को बेचेगी, उसको बोलेंगे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। और डेवलपिंग नेशन सच एज इंडिया टर्न्स आउट टू बी अ सेलर ऑफ सच क्रेडिट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कंपनीज रहती है वो उतना एमिशन नहीं करते, वो कम करते हैं, वो जो कम हो रहा है वो फिर जितना टारगेट है उसका जो भी उनका गैप आता है वो फिर डेवलप कंट्रीज के देशों को बेचते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिसको बोला जाता है कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये कार्बन ट्रेडिंग में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है एमिशन ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है कैप एंड ट्रेड। एमिशन ट्रेडिंग में वही मैंने बताया कि भाई जो कंपनी कम एमिट कर रही है, जिसको जितना टारगेट है उससे जो कम एमिट कर रही है, वो क्या करेंगे, उतने कार्बन क्रेडिट दूसरे को बेचेंगे जो ज्यादा एमिट कर रही है। तो दूसरा ऑफसेट ट्रेडिंग या फिर कार्बन प्रोजेक्ट्स, इसको बोला जाता है कार्बन ऑफसेट। दूसरे जगह पे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जहां से एमिशन क्या किया जा सके, कम किया जा सके, इसको बोला जाता है कार्बन ऑफसेट, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ कार्बन ट्रेडिंग। उसके बाद तीसरा जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन भी किस मैकेनिज्म के, किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत बोला गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत इंप्लीमेंट एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स बिटवीन एडवांस कंट्री ए एंड एडवांस कंट्री बी एंड यूटिलाइज द एमिशन रिडक्शन यूनिट्स टू अचीव टारगेट फॉर ईच कंट्री। ये दोनों भी कंट्रीज क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक देश में टारगेट, दोनों में से एक देश में एमिशन प्रोजेक्ट जो है, मतलब कम से कम एमिशन किया जा सके ऐसा प्रोजेक्ट सेट करेंगे, फिर उससे इन्होंने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम किए उससे इनको क्या मिलेगा, CAR, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन इनको मिलेगा, और उसको बोला जाता है एमिशन रिडक्शन यूनिट्स। और इस यूनिट्स के अंतर्गत ये क्या करेंगे, और ज्यादा एमिशन करने की परमिशन इनको मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट रन किया है कि जिससे एमिशन ऑलरेडी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो ये भी एक प्रकार का कार्बन ऑफसेट है जो किसके अंतर्गत आता है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दीज थ्री मैकेनिज्म्स वर प्रपोज्ड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। कौन से तीन मैकेनिज्म है बेटा, एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, दूसरा कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, और तीसरा जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन समझा? वेरी सिंपल। कार्बन क्रेडिट मतलब क्या, वन कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2 एमिशन, ठीक है। देखो इस पूरे जो ये पूरी सर्कस है ये क्यों की, बिकॉज इसका पर्पस क्या था कि कैसे भी करके भाई एमिशन रिडक्शन करना है। किसका एमिशन रिडक्शन करना है, ग्रीन हाउस गैसेस का। तो ये पूरा बोझा किस पे था, डेवलप कंट्रीज पे था। तो डेवलप कंट्रीज के साथ डेवलपिंग कंट्रीज भी कोलैबोरेट करे, उसके लिए इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया और हर इंडस्ट्री को टारगेट दिया कि भाई आपको इतना इतना एमिशन आप कर सकते हो CO2 का। तो जो भी जिस भी कंपनी का टारगेट उसके ऊपर जा रहा था उसको बोला गया कि भाई अगर इतना आपको एडिशनल टारगेट एडिशनल एमिशन करना है तो यू नीड टू पे फॉर दैट। तो पे करने से अच्छा पे करना है तो फिर क्या करो, एक तो भाई उतना ही पैसे से आप पेड़ पौधे लगवाओ, उतने ही पैसे से आप मीथेन कम करो, मीथेन एमिशन, उतने ही पैसे से आप कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी दो, या फिर आप एमिशन रिडक्शन जो है कार्बन यूनिट्स है वो खरीदो, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो दीज वर मैकेनिज्म्स व्हिच वर प्रपोज्ड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन में समझा है बेटा? देखो आपको डाउट होगा तो इमीडिएटली चैट सेक्शन में बोल देना कि सर इसमें डाउट है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड। अब देखो अब इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ बेटा, 1997 में डिसीजन लिया गया। अगेन क्योटो प्रोटोकॉल लागू करने के लिए कब से शुरू हुआ, 2005। मतलब एक्चुअल रेटिफिकेशन और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अंडर क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्टेड फ्रॉम 2005। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। सो इंपॉर्टेंट UNFCCC समिट पोस्ट क्योटो। तो क्योटो के बाद कौन से महत्वपूर्ण समिट हुए, तो बेटा क्योटो के बाद जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होने लगी उसको बोला गया CMP। क्या बोला गया, CMP मतलब क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द
क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब पार्टीज मतलब कौन, जो भी देश उस क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर्स थे, उनकी जो भी मीटिंग क्योटो के बाद होने लगी उसको बोला जाने लगा सीएमपी। मतलब सीओपी भी यूज हो रहा था और सीएमपी में। तो जनरली क्योटो प्रोटोकॉल का इंप्लीमेंटेशन कब शुरू हुआ, 2005। तो 2005 में पहली मीटिंग हुई टू द फॉलो टू द क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको बोला जाता है COP11 एंड CMP1. It was held in Montreal, Canada in 2005. As Kyoto Protocol was ratified in 2005. Is it clear to everyone? हाँ, so CMP11 है, but Kyoto Protocol का follow up का पहला मीटिंग था, that was CMP1. उसके बाद COP13, ये था CMP3. It was held in Bali, Indonesia in 2007. यहाँ पे बाली रोड मैप डिसाइड किया गया एंड रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म गोइंग बियॉन्ड एग्जिस्टिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। यहाँ पे 2007 में निर्णय लिया गया कि भाई एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी तो एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, बट इसके अलावा भी और कुछ फाइनेंशियल मैकेनिज्म होने चाहिए। अगेन द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म वाज कि डेवलपिंग कंट्रीज जो गरीब देश है उनको पैसे की मदद चाहिए, बिकॉज पर्यावरण बदल के, क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के निगेटिव इम्पैक्ट दिखना उस टाइम से शुरू हो गया था। और जो भी गरीब देश है, पैसिफिक आइलैंड नेशंस है, वो उनको सबसे ज्यादा खतरा है, बिकॉज अगर सी लेवल राइज होती है तो उनका पूरा देश डूब जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उनको पैसे की आवश्यकता है, तो उसके लिए यहाँ पे CMP3 जो बाली इंडोनेशिया में हुआ, यहाँ पे प्रपोज किया गया कि हम लोग और डिफरेंट फाइनेंशियल मैकेनिज्म हमको क्या करने पड़ेंगे, एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये उसके बाद होगा CMP4 जिसको बोला जाता है COP14। ठीक है, इट वॉज हेल्ड इन पोजनान, पोलैंड इन 2008। कब हुआ था, 2008 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पोलैंड में हुआ था। लॉन्च एडाप्टेशन फंड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, एक और फंड का लॉन्चिंग किया गया जिसका नाम था एडाप्टेशन फंड। द फंड इज फाइनेंस्ड इन पार्ट बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डोनर्स एंड आल्सो फ्रॉम अ 2% शेयर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ CER। CER क्या है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। मतलब जो भी कार्बन क्रेडिट होता था उससे जो भी पैसा आता था उसका 2% शेयर इसमें डाला गया। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी शेयर करने के लिए बोला पूरे दुनिया में, और प्राइवेट डोनर्स भी रहेंगे जो इस एडाप्टेशन फंड में पैसा डालेंगे। और एडाप्टेशन फंड से पैसा किसको दिया जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज, जिनके पास पैसा नहीं है एडाप्ट करने के लिए। देखो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि डिफरेंस बिटवीन मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है, किसी चीज को एडाप्ट हो जाना, जैसा गर्मी हो रही है फैन लगा दिया, एडाप्ट हो गया। मिटिगेशन क्या होता है, रूट कॉज से एडाप्ट ये करना, जैसा ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन टारगेट था, दिस वाज मिटिगेशन। ये ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट जो दिए गए थे, ये किसका मेजर है, मिटिगेशन का, बिकॉज दिस वाज एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एडाप्टेशन क्या होता है, भाई बाढ़ आ रही है, वॉल बना। ठीक है, सो दिस वन। उसके बाद COP15 हुआ था जिसको बोला जाता है CMP5। इट वाज हेल्ड इन कोपेनहेगन, डेनमार्क इन 2009। It included the goal of limiting the maximum global average temperature increase to no more than 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial level। मतलब यहाँ पे CMP5 में जो कहाँ पे हुआ था, डेनमार्क में हुआ था, कोपेनहेगन डेनमार्क 2009 में। वहां पे निर्णय लिया गया कि भाई हमको अभी टेम्परेचर राइज कितना करना है, या फिर कितने लिमिट तक हमको टेम्परेचर को रोकना है, डिसाइड करना है। तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि मैक्स टू मैक्स 2 डिग्री सेल्सियस, किसके कंपैरिजन में, अबाउट प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल के पहले जो अर्थ का टेम्परेचर था वहां से 2 डिग्री का राइज हुआ तो चलेगा, बिकॉज दैट वाज नॉर्मल। बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरली टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब दैट टू एट अ वेरी स्लो स्पीड, बट बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी द स्पीड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। तो फिर क्या डिसाइड किया गया कि भाई प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब 1850 के पहले अर्थ का जो टेम्परेचर था उससे सिर्फ 2 डिग्री का राइज तक हमको अर्थ का टेम्परेचर रोकना है। ऐसा निर्णय कहाँ पे लिया गया, कोपेनहेगन, डेनमार्क। एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस टू द ट्यून ऑफ USD $100 बिलियन ईयर बाय 2020। यहाँ पे निर्णय लिया गया कि जो डेवलप देश है वो हर साल कितना पैसा देंगे, $100 बिलियन का पैसा क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए डेवलपिंग एंड गरीब देशों को देंगे। कब तक, 2020 तक ऐसा निर्णय लिया गया, अभी तक कभी नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद COP16 जिसको बोला जाता है CMP6, ये कहाँ पे हुआ था, मेक्सिको में, कैंकन नाम का शहर है वहां पे, 2010 में। पार्टीज एग्रीड टू टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ 2 डिग्रीज टू 1.5 डिग्री। मतलब यहाँ पे प्रपोज किया गया है, यहाँ पे एग्री किया गया कि भाई अर्थ का टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 के बीच में रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, डिसीजन टू सेट अप अ ग्रीन क्लाइमेट फंड अंडर UNFCCC। तो यहाँ पे एक नया फंड का निर्माण किया गया जिसका नाम था
ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, और वो किसके अंतर्गत आता है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉप हुआ वो था कॉप 17 या फिर उसको बोलते हैं सीएमपी 7। It was held in Durban, Denmark in 2011. This was the second phase of Kyoto Protocol was secured. मतलब यहाँ पे जो second phase था 2013 से 2020 तक का वो सिक्योर किया गया। Approved the governing instrument of GCF, Green Climate Fund को एक्चुअली कौन गवर्न करेगा, कौन ऑपरेट करेगा, ये निर्णय लिया गया। एंड लीगल अप्रूवल दिया गया किसको, GCF को, ग्रीन क्लाइमेट फंड को, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ग्रीन क्लाइमेट फंड की शुरुआत कब हुई, कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक है। कौन से सीएमपी में, सीएमपी 6, दैट इज सीओपी 16 में, ठीक है। उसके बाद सीओपी 18, सीएमपी 8, इट वाज हेल्ड इन दोहा कतार इन 2012, ठीक है। और इसको दोहा अमेंडमेंट बोला जाता है। और ये दोहा अमेंडमेंट में क्या, क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकंड फेज था उसको सिक्योर किया गया। सेकंड फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 2013 to 2020 was adopted. It was less productive and again funding problem because developed countries वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इतना पैसा $100 बिलियन का हर साल देंगे करके, they were not ready to pay for it. Is it clear to everyone? और less productive था। और अगेन ये कभी जो सेकंड ये था, सेकंड टारगेट पीरियड था क्योटो प्रोटोकॉल का, वो कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। और 2012 में सबको पता है कनाडा जो था वो निकल गया था बाहर, और अमेरिका ने तो पहले ही ये ट्रीटी रेटिफाई नहीं की थी। उसके बाद जो आया कॉप, दैट वाज कॉप 19, जिसको बोला जाता है सीएमपी 9। इट वाज हेल्ड इन वॉर्सो, पोलैंड इन 2013। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज पास की गई जिसको बोला जाता है आईएनडीसी। आईएनडीसी का मतलब होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वाज कॉइन्ड इन वॉर्सो। ये टर्मिनोलॉजी जो ये है इन्वेंशन, वो कहाँ पे हुआ था, CMP 19, दैट इज COP 19, CMP 9, और वो कहाँ पे हुई थी, पोलैंड, वॉर्सो में, वॉर्सो पोलैंड में हुआ था। और यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी कॉइन की गई थी वो कौन सी थी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखो ये आईएनडीसी क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ। हर देश को, दुनिया में जितने भी देश है, फिर भले वो डेवलप रहने दो, डेवलपिंग रहने दो, हर देश को एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि वो कब तक अपना पीक एमिशन करेगा, समझा। ये आईएनडीसी के अंतर्गत हर देश को बोला गया कि आप क्या करो, आप खुद का एक टारगेट बनाओ, आप खुद का एक रोड मैप बनाओ कि आप कब तक अपना पीक एमिशन करोगे, मतलब सबसे ज्यादा एमिशन होगा, और कब फिर उसके बाद कब तक आप फिर जीरो एमिशन पे आओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जीरो एमिशन, तो ये टारगेट हर देश को बोला गया कि आप खुद इंडिविजुअल लेवल पे आप बनाओ और हमको सबमिट करो। किसको, मतलब ये यूएनएफसीसी को सबमिट करो कॉप में, बराबर। इस टारगेट को बोला गया आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और ये जो आईएनडीसी थे, ये आईएनडीसी किसी भी देश पर बंधनकारक नहीं थे। मतलब ये बोला गया कि आप जो भी देश सबमिट करेगा कि मेरा देखो भाई मैं 2050 तक इतना जीरो एमिशन कर दूंगा, वो देश क्या करेगा, वो खुद ही उसको मैनेज करेगा, खुद ही ट्रैक करेगा। सिर्फ ये यूएनएफसीसी वॉच करेगा कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट लीगली बाइंडिंग है क्या, नहीं है। और हर देशों को बोला गया कि आप क्या बनाओ, अपना आईएनडीसी बनाओ, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। वॉर्सो मैकेनिज्म टू सपोर्ट द डेवलपिंग वर्ल्ड वाज प्रपोज्ड। उसके बाद कॉप 20, जिसको बोला जाता है सीएमपी 10, इट वाज हेल्ड इन लीमा, पेरू इन 2014। अगेन पर्पस क्या था, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस, टू मेक नेशनल प्लेजेस बाय फाइनलाइजिंग देयर आईएनडीसी बाय नवंबर 2005। तो यहाँ पे आईएनडीसी कॉइन हुआ, यहाँ पे लीमा पेरू में डिसाइड किया गया कि अभी हर देशों ने क्या करना है कि भाई अपना आईएनडीसी सबमिट करो। और 2015 जो पेरिस में हुआ था, पेरिस क्लाइमेट डील जिसको बोला जाता है, जो COP 21 बोला जाता है, वहां पे फिर डिसाइड किया गया कि हर देश कितना आईएनडीसी रखेगा। तो टू मेक नेशनल प्लेजेस बाय फाइनलाइजिंग देयर आईएनडीसी बाय नवंबर 2015। प्लेजेस मतलब शपथ के बाद आप हर देश को बोलो कि खुद का टारगेट दो और खुद ही वॉच करो, वॉच में इंप्लीमेंट करो, और उस प्रकार आपको ही क्या करना पड़ेगा, आप जो भी आपने जुबान दी वो जुबान को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नो एग्रीमेंट वाज रीच्ड, डिबेट ऑन डेवलपर से डेवलपिंग। अगेन द होल process or the whole fight against climate change was again embroiled in the discussion कि भाई डेवलपिंग है कि डेवलप है, डेवलपिंग है कि डेवलप है, वही हुआ। तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी कुछ ऐसा फाइनल कंक्लूजन नहीं हो पाया और आईएनडीसी फाइनलाइज नहीं किए गए। तो फिर पूरा ध्यान लगा दुनिया का कॉप 21, एंड कॉप 21 was the most important COP till date which have taken place. Again why? Because जो सबसे important mechanisms थे climate change, climate fight के, वो यहाँ पे डिसाइड किए गए। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद अगर कोई important मीटिंग हुई है कॉप की, तो that was
COP21 जो कहाँ पे हुआ था, पेरिस, जिसको ही बोला जाता है पेरिस क्लाइमेट डील। सो पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 जिसको बोला जाता है COP21 और CMP 11। CMP मतलब क्या, क्योटो प्रोटोकॉल के 11 साल बाद ये मीटिंग हुआ था, इसीलिए इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज दैट वाज एडॉप्टेड बाय 196 parties at the Conference of Parties COP21 in Paris in December 2015। क्या थी ये, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी थी। The objective of the Paris Climate Accord was to achieve the long-term temperature goal। मतलब यहाँ पे डिसाइड किया गया कि भाई दुनिया का टेम्परेचर हमको 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ाना है एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। Countries aim to reach global peaking of greenhouse gas emission as soon as possible to achieve a climate neutral world by mid century। मतलब ये डिसीजन दिया गया कि 2050 तक दुनिया को क्या करना है, इसमें लाना है क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड। मतलब जितना एमिशन कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब ही होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट न्यूट्रल। कब तक, 2050। तो हर देश को बोला गया कि अपना INDC बताओ, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और उसके हिसाब से आप कब तक पीक करोगे और कब आप कम करोगे, ये टारगेट हमको बताओ। The main goal of the Paris Climate Accord is to limit global warming to well below 2 degrees Celsius and preferably limit it to 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial level। ये टारगेट दिया गया कि 2100 तक का बोला गया था, बट बेटा आज के टाइम पे अगर देखा जाए कुछ हुआ नहीं है, बोलने की बात है। 1.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है, 2030 में ही हुआ है। जो बात हो रही थी 2100 तक की, अभी कब हुई है, 2030-40 में हो चुका है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जिस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर इसी रेट से टेम्परेचर बढ़ते रहा 2050 तक, तो शायद से मुझे लगता है 2.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर उतना बढ़ा तो आर्कटिक सी खत्म हो जाएगा, आर्कटिक का जो पूरा ग्लेशियर्स है वो पूरे पिघल जाएंगे, ठीक है। और वो पिघल जाते हैं तो सी लेवल राइजेस एमिनेंट, ठीक है। और ऐसे ही बोला जा रहा है कि अंटार्कटिका का भी जो ग्लेशियर का या फिर आइस शीट्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है, बहुत रैपिड स्पीड से हो रही है। It entered into force in November 2016 after ratification by 55 countries that account for at least 55% of global emission had been met। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हुआ, पेरिस क्लाइमेट डील का 2016 नवंबर। तो वहां तक 55 कंट्रीज जो थे उन्होंने रेटिफाई कर लिया था, और वो 55 कंट्रीज कितना एमिशन उनसे हो रहा था, 55% ऑफ ग्लोबल एमिशन इन 55 देशों से हो रहा था। इन्होंने अपने पार्लियामेंट में ये ट्रीटी रेटिफाई की। सिग्नेटरीज कितने थे, 195 signatories are there out of 197 countries till 2025। 1.5 degree Celsius goal will require zero emissions sometime between 2030 and 2050। कितना एमिशन करना है बेटा, जीरो एमिशन। तो जीरो एमिशन तो हो नहीं रहा, ठीक है, ये इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। और टारगेट अगर हमको क्या 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल का अगर टारगेट अचीव करना है कि भाई हमको अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने ना देना है, तो 2030 से लेकर 2050 तक हमको जीरो एमिशन करना पड़ेगा, मतलब एमिशन नलीफाई करना पड़ेगा। डेवलप कंट्रीज $100 बिलियन ईयर इन क्लाइमेट फाइनेंस बाय 2022, और ये चलेगा 2025 तक। डेवलप कंट्रीज को बोला गया कि आपको हर साल कितने पैसा देना है, $1 बिलियन $100 बिलियन देना है, कब तक, 2025 तक। अभी तक एक भी बार नहीं आया। इन 2017 यूएसए अनाउंस टू सीज ऑल पार्टिसिपेशन इन 2015 पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। 2017 में कौन आया बेटा, 2016 में इलेक्शन हुआ अमेरिका में, और डोनाल्ड तक आया। तो डोनाल्ड भाई ने बोला ये क्लाइमेट चेंज वगैरह बकवास है, ये कुछ नहीं बोले, साइंटिस्ट लोगों ने पगला गए बोले, खुद की मनगढ़ंत कहानियां बना रहे और बर्बाद कर रहे हो। तो उसने बोला ये पेरिस ये क्लाइमेट चेंज वगैरह सब बॉक्स है बोले, ये कुछ नहीं बोले, ये बकवास है बोले, वो निकल गया। और अभी फिर से जब बीच में आया था कौन, हाँ बीच में अपने कौन बूढ़ा इंसान था यार, ओबामा का ये था, वो वाइस प्रेसिडेंट था, अच्छा ठीक है, बीच में डेमोक्रेट का प्रेसिडेंट था, फिर से उसने यूएसए बिकेम पार्टी टू पेरिस डील, फिर से हो गया, फिर से डोनाल्ड आया, डोनाल्ड आने के बाद पहले दिन उसने डिसीजन लिया पेरिस क्लाइमेट डील से हम लोग निकल गए। ठीक है, अब आप यूएसए जो एग्रीमेंट में नहीं है उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है, डिक्लेरेटिव एग्रीमेंट, ठीक है। तो इतना समझा, 2017 में भी यूएसए निकला है, अभी फिर से 2025 आ चुका है, 2025 में फिर से यूएसए ने विड्रॉ कर दिया है। So the the whole process of climate, the whole steps which were taken till since 1992, मतलब इसका कुछ भी आउटकम नहीं निकलने की चिन्ह दिख रही। और रिसेंटली जो कॉप हुआ था अजरबैजान बाकू में, दैट वाज वेरी अनप्रोडक्टिव, कुछ डिसीजन नहीं हुए, और उसमें भी वो वैसी ही मीटिंग एक नॉर्मल जैसा होता है ना, समिट आते हैं, लीडर्स बातचीत करते हैं, हंसते खेलते हैं, खाना पीना खाते हैं और चले जाते हैं, वैसा वो मीटिंग हुआ।
अगेन नो कंक्लूसिव डिसीजंस वर टेकन प्लेस इन द लास्ट 2 COPs। तो वही प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे देखो 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था उसमें जो डिसीजन जो इंपॉर्टेंट कुछ ये हुए वो क्या है, एक तो है क्लाइमेट न्यूट्रल नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इट वाज लॉन्च एट यूएनएफसीसी सेक्रेटरीट इन 2015। अगेन यूएनएफसीसी का सेक्रेटरीट कहाँ पे आता है? बॉन, जर्मनी। कहाँ पे आता है? बॉन, जर्मनी। तो यहाँ पे क्लाइमेट न्यूट्रल नाम का इनिशिएटिव की शुरुआत हुई। इट एम्स एट एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी टू टेक क्लाइमेट एक्शन टू अचीव अ क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाय मिड सेंचुरी। देखो क्लाइमेट न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, या फिर क्लाइमेट न्यूट्रल या फिर कार्बन न्यूट्रल ये शब्द जो होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन न्यूट्रल? कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना आप एमिशन कर रहे हो उतना ही आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। समझ में आया? मतलब बैलेंस है, जितना आप एमिशन कर रहे हो उतना आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो एमिशन मतलब अगर आप CO2 एमिशन कर रहे हो तो आपको उतने पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे ताकि वो क्या हो सके, नलीफाई हो सके, और उसको बोला जाता है कार्बन न्यूट्रलिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। दूसरा आता है जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन, सॉरी दूसरा क्या आता है? नेट जीरो कार्बन एमिशन। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो एमिशन होता है ना वो आपको कम करना है, बट जितना आप एमिशन कर रहे हो उससे ज्यादा होता है एब्जॉर्ब करने वाला। समझ में आया? मतलब आप एमिशन जितना कर रहे हो उससे ज्यादा आपको क्या करना है? ट्रीज लगाने, फॉरेस्ट लगाने, ताकि वो क्या कर सके, उतना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, मतलब जितना आप एमिशन करो उतना आपका एब्जॉर्ब मैकेनिज्म आपका ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू आपका एमिशन। तो एमिशन कम रहेगा और एब्जॉर्ब वाले ज्यादा रहेंगे। दैट इज नोन एज नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो इसमें न्यूट्रलिटी नहीं होती। न्यूट्रलिटी क्या है? जितना आप एमिशन करो उतना एब्जॉर्ब होता है, दैट इज न्यूट्रलिटी। इसमें एमिशन कम होता है और एब्जॉर्ब ज्यादा होता है, दैट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये दो कांसेप्ट ध्यान में रखना, कार्बन न्यूट्रलिटी इज डिफरेंट, नेट जीरो कार्बन एमिशन इज डिफरेंट। It aims at encouraging and supporting all levels of society to take climate action to achieve a climate neutral world by mid century। 3 स्टेप प्रोसेस क्या बताया? मेजर देयर क्लाइमेट फुटप्रिंट, कि भाई अलग अलग जगहों पे, मतलब जो भी सोसाइटी के लेवल पे आप करो, कि उनको बोलो कि आपका क्लाइमेट फुटप्रिंट कितना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट फुटप्रिंट? क्या आपके कारण पर्यावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, इसको बोलते हैं मेजर द क्लाइमेट फुटप्रिंट। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे कारण जो भी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्या क्या क्लाइमेट फुटप्रिंट क्या है हमारा? एक पंखा, एक AC, लैपटॉप, 2 हैलोजेंस, एक स्क्रीन कैमरा का, और ऑनलाइन में जो बैठे हैं लोग घर पे वो ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, उनके घर पे भी शायद से AC होगा, फैन होगा, वो अलग। ठीक है, तो इतना क्लाइमेट फुटप्रिंट बेटा लेक्चर के कारण होता है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? पर्यावरण का उतना नुकसान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है क्लाइमेट फुटप्रिंट। अब तू बस से आया होगा तो बस से जो एमिशन किया वो भी क्लाइमेट फुटप्रिंट, गाड़ी से आया होगा तो ज्यादा क्लाइमेट फुटप्रिंट। तो इसको बोलते हैं मेजर करना, हमारे कारण, हमारे एक्शन के कारण पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है। देखो बेटा आगे एक बहुत वीडियो वायरल हुआ, जैसे आपने देखा होगा, IIT बॉम्बे का एक प्रोफेसर था, ताज होटल में गया, हाँ उसका आया था, सॉक्स फटा हुआ था, तो उसका किसी ने फोटो खींचा और बोला भाई ये इतना बड़ा इंसान है, इतना सैलरी इसका, फटा हुआ सॉक्स पहन रहा है। तो उसको जब पूछा गया कि भाई क्यों आप, मतलब उसका फोटो वायरल, उसको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा कर, तो उसने बताया था कि भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ सॉक्स, बट एनवायरमेंट नहीं कर सकता है। दैट इज सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। क्या है बेटा? दैट इज सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। समझ में आ रहा है? मेरे पास ऑलरेडी एक बैग है, उसके बावजूद में मैं बैग खरीद रहा हूँ, ये क्या हो गया? इट इज अनसस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। इट इन द प्योर इकोनॉमिक टर्म इट इज नोन एज कंज्यूमरिज्म। जब भी आपके पास जो चीजें होती है आप उसको रिपेयर करके सुधरा के आप यूज कर सकते हो, जब तक यूज हो रहा है तब तक यूज करो। जब एकदम वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन आती है कि नहीं भाई यूज नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करो? देन यू कैन बाय न्यू वन। ठीक है, अगेन उसमें भी सस्टेनेबल तरीका है। आजकल की जो बैग्स आ रही है उसमें क्या है? प्लास्टिक का इस्तेमाल, पूरी प्लास्टिक नायलॉन की बैग्स आती है। पुराने वाली जो बैग आती थी वो कैसे आती थी? कपड़े की बैग एकदम। अब पुराने वाला का अब आप बोलोगे आपके टाइम पे नहीं है, या हमारे टाइम पे था, सिंस 20 years बैक, 2000 उस टाइम पे कपड़े की बैग आती थी और लोग लाते थे। ठीक है, बट क्या हुआ? डेवलपमेंट होते गया, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ने गया, अर्बनाइजेशन बढ़ने गया, और फिर लोगों में स्टैंडर्डाइज होने के कारण स्टैंडर्ड बैग्स, बट वो स्टैंडर्ड बैग्स क्या करती है? पर्यावरण का नुकसान करती है, अगर उसमें प्लास्टिक बहुत यूज होता है, प्लास्टिक इज नॉट डिकम्पोजेबल, और प्लास्टिक एक बार पर्यावरण में गया तो सालों साल
रहता है। ठीक है, अल्टीमेटली आजकल क्या प्लास्टिक हमारे खाने में आ रहा है, हमारे पीने में आ रहा है, और उसके कारण हमारे बॉडी में अलग अलग डिसीजेस हो रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक सर्वे मैंने पढ़ा था, उसके अनुसार पूरे साल भर में हमारे दिमाग में, ब्रेन की बात बता रहा हूँ, 5 ग्राम तक प्लास्टिक रहता है। कितना? 5 ग्राम तक प्लास्टिक हमारे दिमाग में चले जाते हैं। नैनो प्लास्टिक, छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत बार हमको पता नहीं रहते, पानी से आते हैं, ब्लड वेसल्स में भी प्लास्टिक्स दिख रहा है आजकल, तो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। सो दैट इज वेरी कंसर्निंग। और इसका कंसंट्रेशन अगर एक लेवल के ऊपर जाता है तो क्या हो सकता है, कैंसर वगैरह समान गंभीर बीमारियां होंगी, और उसका कोई भी इलाज, क्योंकि कहाँ से प्लास्टिक निकालोगे। समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो पहला क्या करो, मेजर देयर क्लाइमेट फुटप्रिंट, अगर अंडर विच ये विच इनिशिएटिव, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। दूसरा, रिड्यूस देयर एमिशन एज मच एज पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिड्यूस करो, हाँ, एक पंखा चाहिए, एक पंखा बंद कर दो, एसी नहीं चाहिए, एसी बंद कर दो, लाइट ठीक है अच्छा दिखना है करके है तो लाइट भी बंद कर दो, मतलब क्या है भाई, रिड्यूस करो। तीसरा, ऑफसेट व्हाट दे कैन नॉट रिड्यूस विद यूएनसीआर, मतलब जो रिड्यूस नहीं कर सकते उसको क्या करो, ऑफसेट करो। ऑफसेट मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो कि जहां से एमिशन क्या होगा, जीरो होगा या फिर कम होगा। सो विद यूएनसीआर मतलब सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, दैट इज वो सीआर मतलब क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट मिलेगा, फिर उससे आप करो। क्लियर टू एवरीवन? टीम है कैसा? देखो सिंपल सी बात, आप आपके पास दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं इस क्लास की बात करता हूँ, ये छोड़ के 1 मिनट गाइस, हाँ, जब मैं इस क्लास की बात करता हूँ, अब देखो ये क्लास में ना अलग अलग इसके तरीके हैं, आप किस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट हम कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अब यहाँ पे 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोगों की 10 अलग अलग गाड़ी है, कार्बन फुटप्रिंट कम करना है तो क्या बोला है, रिड्यूस देयर एमिशन एज मच एज पॉसिबल। तो भाई एमिशन कैसे कम करना है, तो भाई गाड़ियों से आने से अच्छा आप क्या मेट्रो का इस्तेमाल करो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, ताकि क्या होगा, जो आप 10 अलग अलग गाड़ी पोल्यूट करेंगे, एक बस पोल्यूट करेंगी और कम पोल्यूशन होगा, उससे कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे। वे ऑफ जीने का तरीका, तो आप कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनो, सूती कपड़े पहनो, ताकि, और कम कपड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं कि घर पे पूरी अलमारी बड़ी भरी हुई है और हर महीने में कुछ ना कुछ कपड़े खरीद रहे हो, अगेन दैट इज अनसस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। ठीक है, सो देयर आर नंबर ऑफ वेज थ्रू व्हिच वी कैन रिड्यूस आवर एमिशन। तीसरा, ऑफसेट व्हाट दे कैन नॉट रिड्यूस विद यूएनसी, अगर नहीं करते तो फिर क्या करो, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो कि जिससे क्या हो सके, एमिशन कम हो सके। छोड़ा इसका आंसर बताओ। क्लाइमेट न्यूट्रल लॉ पे 2018 में प्रीलिम्स के एग्जाम में सवाल पूछा था, है? बताओ बेटा ऑनलाइन में क्या आंसर इसका। तो आंसर इज वेरी सिंपल, अभी मैंने बताया, द मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल लॉ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया बेटा, अभी बात कर रहे हैं हम किसकी, यूएनएफसीसी की। तो यूएनएफसीसी के सेक्रेटरीट ने लॉन्च किया, सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेटेड है, बॉन जर्मनी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जी, आईपीसीसी ने नहीं किया, यूएनईपी ने नहीं किया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया, किसने किया, यूएनएफसीसी। देखो नाम क्लाइमेट न्यूट्रल लॉ लॉजिकल भी है, तो लॉजिक के बेसिस पे भी आंसर क्या आना चाहिए, यूएनएफसीसी। नहीं भी पता है तो समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट न्यूट्रल, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है वो कौन देता है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, रट के होना चाहिए। यूएनएफसीसी आया, फुल फॉर्म ध्यान दें, यूएनसीडी आया, फुल फॉर्म ध्यान दें, यूएनईपी आया, पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि ये आईएनडीसी है क्या। मैंने तो बता दिया आपको शॉर्ट में कि आईएनडीसी क्या है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो जो भी देश इस पेरिस एग्रीमेंट में जिन्होंने दस्तखत किया, हर एक देश को बोला गया कि आप क्या करो, अपना आईएनडीसी सबमिट करो। इट मींस द कंट्रीब्यूशन दैट नीड टू बी डन बाय ईच कंट्री टू अचीव द ओवरऑल ग्लोबल गोल। ग्लोबल गोल क्या था कि भाई अर्थ का टेम्परेचर 2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमको रखना, मतलब बढ़ाना है, और वो कम करने के लिए हमको क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करना पड़ेगा। दैट वाज द ग्लोबल टारगेट। द कंट्रीब्यूशन नीड टू बी रिपोर्टेड एवरी 5 इयर्स टू यूएनएफसीसी। हर 5 साल में क्या करना पड़ेगा, हर एक देश को वो रिकैलिब्रेट करके यूएनएफसीसी के हेड ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। द कंट्रीब्यूशन आर नॉट लीगली बाइंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आईएनडीसी आर नॉट लीगली binding. The goal is to make sure that all countries have access to technical expertise and financial capability to meet the climate. ठीक है, सो हर देश को क्या होना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजिकल
एक्सपर्टीज होनी चाहिए और फाइनेंशियल मैकेनिज्म के अंतर्गत कुछ पैसा मिलना चाहिए ताकि वो भी क्या कर सके, अपने हिसाब से क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके। मतलब यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील में पहली बार क्लाइमेट चेंज को क्या किया गया, ग्लोबलाइज किया गया कि भाई अभी आप अमीर गरीब छोड़ो, अभी अमीर रहेगा, डेवलप रहेगा, डेवलपिंग रहेगा, सबको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन 2016 एग्जाम। सिंपल, वेरी सिंपल, ऑनलाइन जल्दी देखने के बाद ही पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है करके। व्हाट इज द आंसर? ऑनलाइन में बताओ, भूमि आकृति। आज कुछ कॉलेज भी ले जाएगा बच्चों को? हाँ, अरे भूमि आकृति है, आंसर बताओ भाई। सो तो नहीं गए आप? क्लाइमेट फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो आप। अरे हाँ, उसमें भी हमारे हो सकता है। क्लाइमेट फुटप्रिंट में मैंने क्या बताया कि आपके पास दो ऑप्शन है, वेदर टू अटेंड अ लेक्चर इन ऑनलाइन मोड और वेदर टू अटेंड अ लेक्चर इन ऑफलाइन मोड। तो आप ऑनलाइन में कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्लाइमेट फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो, क्योंकि इंटरनेट को भी क्या लगता है, वो भी पोल्यूशन कर ही रहा है ना। हाँ, उसी प्रकार। और उसमें भी क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी भी जो रहती है वो भी डिसाइड करती है आप पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो। इफ यू आर वाचिंग द वीडियो इन 144 के तो कम कर रहे हो, अगर आप वाचिंग द वीडियो इन 720 बहुत ज्यादा है, और अगर आप 8K में देख रहे हो, अरे भाई फिर तो छोड़ ही दो, फिर तो आप डीजल कार सारा चलाने समान आप पोल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, द टर्म आईएनडीसी दैट इज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change. Is it clear? Simple सी बात है। और ये क्या है, किसने plan of action outlined by the countries, all the countries, irrespective whether they are developed or developing countries. So दिमाग में ये चीज फिट कर लेना कि INDC, the mechanism which was proposed under, कब प्रपोज किया गया? पेरिस क्लाइमेट डील में प्रपोज नहीं किया गया, पेरिस क्लाइमेट डील में बोला गया कि टारगेट बताओ आप कितना कम करोगे। उसके पहले, उसके पहले अब हुआ था, हाँ कहा हुआ था, यूपी, इट वाज लीमा में बोला था टू मेक अ नेशनल प्रेजेंस बाय फाइनलाइजिंग आईएनडीसी। वॉर्सो पोलैंड, पोलैंड में जो समिट हुआ था दैट इज कॉप 90 और सीएमपी 9, वहां पे डिसाइड बोला गया था कि आईएनडीसी टर्म कॉइन की गई थी। और उसके बाद कॉप 20 में बोला गया पेरू लीमा में, भाई बताओ कि भाई जल्द से जल्द 2015 में टारगेट सेट करो, टारगेट बताओ। और फिर पेरिस क्लाइमेट डील में क्या बोला गया, हर देश को बोला गया कि आप क्या करो, आप अपना अपना टारगेट सबमिट करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसका आंसर है बी। उसके बाद आते हैं नेट जीरो एमिशन एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। देखो अभी मैंने बताया कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, जितना आप एमिशन कर रहे हो, एमिशन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जितना आप एमिशन करें उतना आपको एब्जॉर्ब करना है, दैट इज नोन एज अ कार्बन न्यूट्रलिटी। मतलब यू हैव टू कीप द बैलेंस बिटवीन एमिशन, व्हाटएवर यू आर एमिटिंग, एंड हाउ मच यू आर एमिटिंग, यू शुड एब्जॉर्ब दैट। एब्जॉर्ब करेंगे तो कौन करेगा, प्लांट करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, या फिर मिथेन रिडक्शन, जो भी अलग अलग टारगेट है वो आपको सेट करने पड़ेंगे। और दूसरा है नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन में क्या होता है, एमिशन कर रहे हो बट एमिशन कम होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, सो नेट जीरो मींस द अमाउंट ऑफ जीएचजी emitted into the atmosphere is less than the amount, वेरी इंपॉर्टेंट, नेट जीरो क्या है, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर इज लेस देन द अमाउंट टेकन आउट। दूसरा कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, जिसको बोला जाता है नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, रेफर्स टू अचीविंग नेट जीरो CO2 एमिशन, कि भाई नेट जीरो CO2 करना है आपको, दैट इज जितना आप एमिशन कर रहे हो उतना आपको एब्जॉर्ब करना है। तो ग्लोबल एमिशन ऑफ जीएचजी नीड टू बी कट बाय 45% बाय 2030। अब ये जो टारगेट है कहां पे डिसाइड हुए, पेरिस क्लाइमेट डील में। द ग्लोबल एमिशन ऑफ जीएचजी नीड टू बी कट बाय 45% बाय 2030 एंड बिकम नेट जीरो बाय 2050 टू कीप वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये 2000 तक का टारगेट था।
अब अचीव हो रहा है, 2050 में कंप्लीट होने की चिन्ह दिख रही है। और इसमें भूटान एंड सूरीनाम आर द ओनली कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड कार्बन न्यूट्रलिटी। दुनिया में सिर्फ 2 ही देश है जिन्होंने कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव किया है, एक है भूटान और दूसरा सूरीनाम। मतलब जितना एमिशन कर रहे हैं उतना ही एब्सॉर्ब कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझा इतना? ठीक है, उसके बाद अब हाउ कैन नेट जीरो एमिशंस बी अचीव। अब ये एमिशन, ये नेट जीरो एमिशन टारगेट हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? तो क्लीन एनर्जी को फोकस करो, ठीक है, फिर फॉरेस्टेशन करो, तो वही है क्लीन कोल टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस CO2 इन द एटमॉस्फेयर। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी मतलब हमारे जो पावर प्लांट्स है उसके अंदर, हमारे यहाँ पे इंडिया में जो कोयला मिलता है उसमें सल्फर का प्रमाण बहुत आता है, तो डीसल्फराइजेशन करो, ठीक है, डीसल्फराइजेशन करो, नए नए टेक्नोलॉजी लाओ। जैसे जो एमिशन होता है ना, कोयला जलाया जाता है, कोयला जलाने के बाद जो फ्लू गैसेस होती है, मतलब जो गैसेस निकलती है काले कलर की, वो गैसेस को फ्लू गैसेस कहते हैं। और वो फ्लू गैसेस में अलग अलग प्रकार की ये होते हैं, गैसेस होती है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है ताकि भाई उसमें से जो कंपोनेंट्स है, फ्लाई ऐश है, वो निकाला जाए। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी कि जिससे पोल्यूशन कम किया जा सके, वो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस CO2 इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कि भाई कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए मैकेनिज्म बनाओ, ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, जंगल बढ़ाओ, घर पे पेड़ लगाओ, जो करना है वो करो। या फिर क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई जो हवा है, हवा को लो, हवा में से CO2 अलग निकालो और उसको वन डबे में अंदर डाल दो, जमीन के अंदर ये करो, ठीक है। देन अफॉरेस्टेशन, यस अफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट वे, ठीक है, क्योंकि जितने आप पेड़ लगाते हो उतने पेड़ क्या करते हैं, पर्यावरण में का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जियो इंजीनियरिंग बताया था मैंने, बाहर में वो पैनल्स लगाओ, वो लगाओ, बट खर्चीले काम है, इट इज नॉट इजी, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, दैट शुड बी द वे। ई बाइक्स, ई व्हीकल्स, अगेन देयर यूज इज ग्रोइंग डे बाय डे, बट जितना यूज करेंगे उतना एमिशन क्या होगा, कम होगा। बट अगेन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्या करती है बेटा, इनडायरेक्ट वे से पोल्यूशन करती है, क्योंकि आपके घर पे आप चार्जर लगाते हो, बट घर पे जो बिजली आती है वो कहाँ से आ रही है, कोल पावर प्लांट में, हाँ। बट अगर आपके घर पे अगर सोलर पैनल्स लगे और उससे अगर बिजली आती है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी, प्योर इलेक्ट्रिक होल है, जिसमें पोल्यूशन जीरो निकल रहा है। हाँ, बट अगर आपके घर पे जो बिजली आ रही है वो अगर कोल फायर पावर प्लांट से आ रही है, तो कोयला तो पोल्यूशन कर ही रहा है, मतलब यू आर पोल्यूटिंग इनडायरेक्टली, दैट इज बैड। तो और आखिरी ऑप्शन क्या है, कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स, यस, कार्बन टैक्स इज अ न्यू मैकेनिज्म व्हिच वाज प्रपोज्ड। इवन भारत के अंदर भी जो कोयला निकलता है, हर पर टन कोयले पे 50 रुपए का टैक्स सरकार लगाती है। अभी तक लागू नहीं हुआ है, बट सरकार ने बोला था, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सरकार ने क्या बोला था, पर टन कोयले पे कितना टैक्स, 50 रुपए का कार्बन टैक्स। ये कार्बन टैक्स का जो मैकेनिज्म है अभी वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेसिफिकली यूरोप में लगाया जा रहा है, और यूरोप में कोई भी प्रोडक्ट जो बाहर से आता है उस पर भी कार्बन टैक्स लगा रहा है। तो इस पे अभी इंडिया और यूरोप में बातचीत हो रही है कि भाई कि जो भारत से जाने वाले प्रोडक्ट है उसमें यूरोप बोल रहे हैं कि हम लोग क्या लगाएंगे, कार्बन टैक्स। तो इंडिया वाले बोल रहे हैं मत लगाओ, ठीक है। तो उस पर भी बातचीत चल रही है, ठीक है। अब इंडियाज INDC क्या है, इंडियाज INDC व्हिच इज टू बी अचीव्ड बाय 2030, जो इंडिया ने उस टाइम पे बताया था वो क्या था, टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय अबाउट अ थर्ड, दैट इज 33 to 35% बाय 2030 बिलो 2005 लेवल। इंडिया ने बोला था कि हम लोग 2030 तक जो हमारा एमिशन हो रहा है वो कितना कम करेंगे, 33 to 35% बाय 2030 बिलो 2005 लेवल। A total of 40% of the installed capacity for electricity will be from non-fossil fuel sources। कि 40% हमारा बिजली कहाँ से आएगा, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगा, जैसा विंड, सोलर वगैरह इससे आएगा, ठीक है। इंडिया ऑल्सो प्रॉमिस्ड एन एडिशनल कार्बन सिंक, a means to absorb carbon dioxide from the atmosphere of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent to additional forest and tree cover by the year 2030। इंडिया ने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, 2030 तक कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, 2.5 to 3 बिलियन टन का कार्बन हम लोग पर्यावरण से एब्सॉर्ब करेंगे। कैसे, उतने पेड़ लगा के, उतना अफॉरेस्टेशन करके। तो दिस वाज टारगेट सेट बाय इंडिया अंडर INDC, ठीक है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और कब तक अचीव करने की बात बोली थी, 2030 तक। तो जब 2030 हो जाएगा उसके पहले इंडिया को नया और टारगेट 5 साल का देना पड़ेगा, ठीक है। तो COP22 भी उसके बाद, COP22 मतलब ये हुआ था 2016 में। कहाँ पे हुआ था, मरक्कश में हुआ था, ठीक है। अ क्रूशियल आउटकम ऑफ द मरक्कश क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वाज टू मूव फॉरवर्ड ऑन राइटिंग द रूल बुक ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। कि ठीक है भाई, INDC आपने बोल दिया, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी आवश्यक है, तो उसका कैसा चेक करना, क्या करना, उसके लिए लॉन्च द मरक्कश पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद COP23 हुआ था। COP23 कहाँ पे हुआ था, बॉन
जर्मनी में। कंट्रीज कंटिन्यू टू नेगोशिएट द फाइनल डिटेल्स ऑफ हाउ द एग्रीमेंट विल वर्क फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड। 2020 के बाद कैसा वर्क करेगा इस पे। फर्स्ट सेट ऑफ नेगोशिएशन सिंस द यूएस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प announced its intention earlier this year to withdraw from the Paris Accord. ठीक है, it was the first COP to be hosted by a small island developing state with Fiji taking up the presidency even though it was being held in Bonn. मतलब ये हुआ था बॉन में, बट इसका प्रेसिडेंसी किसके पास था? फीजी। बेटा ये फीजी क्या है? फीजी एक देश है जो कहाँ पे आता है? पैसिफिक आइलैंड नेशन आता है, और सबसे ज्यादा खतरा किसको है? क्लाइमेट चेंज का इन्हीं देशों को। मतलब अगर 10-20 साल में अगर क्लाइमेट चेंज का कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है तो 10-20 साल के बाद ये देश रहेंगे, और ये सी लेवल राइज हो जाएगा, सी वाटर लेवल राइज हो गया तो सबसे बड़ा खतरा है इन देशों को। ठीक है, तो ये फीजी वगैरह जो देश है इनके लिए बहुत ही क्रूशियल चीज है ये। ठीक है, और इनको लगता है ये जो डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद COP24 कहाँ पे हुआ था? कैटोवाइस, पोलैंड में आता है। इट फाइनलाइज्ड द रूल बुक टू ऑपरेशनलाइज द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। कब हुआ? COP24 मतलब 15 से 18 में। ठीक है, द रूल बुक कवर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज एंड एक्शंस टू बी टेकन एज पर NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद COP25 कहाँ पे हुआ? माद्रिद, स्पेन में हुआ। देयर वर नो कॉन्क्रीट प्लान्स रिगार्डिंग द ग्रोइंग क्लाइमेट अर्जेंसी। ठीक है, उसके बाद COP26 ग्लासगो यूके में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो यूके। ठीक है, so new global and country targets. The Glasgow summit has urged countries to consider strengthening their 2030 targets by COP27 to be held in Egypt. इजिप्ट में शर्म अल शेख नाम की एक जगह है, वहां पे COP27 होने के पहले को बोला गया कि आप क्या करो, आपका जो टारगेट है 2030 तक होने वाले हैं उसको आप फाइनलाइज करो। द समिट टारगेटेड ग्लोबल वार्मिंग नॉट टू एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस and got about 140 countries to announce target dates for bringing emission down to net zero। और ये ग्लासगो समिट जो था इसमें इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम लोग नेट जीरो एमिशन कब तक करेंगे? 2070 तक करेंगे। इंडिया हैज आल्सो जॉइंड द कंसेंसस एंड अनाउंस्ड इट्स नेट जीरो टारगेट ऑफ 2070। इंडिया का कुछ तो भी ऐसा प्लान है कि 2050 तक पिक करेंगे, फिर उसके बाद एमिशन कम करते करते 2070 तक जीरो कर देंगे। मतलब नेट जीरो मतलब क्या? कि एमिशन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, इंडिया ऑल्सो सजेस्टेड अ मिडल पाथ कॉलिंग फॉर अ फेज डाउन ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट। इंडिया ने बोला कि भाई सारे देशों को फेज धीरे धीरे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोल फायर प्लांट जो है, कोल फायर बेस्ड पावर प्लांट है उसको कम कर सकते हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। India, a potentially important development which emerged out of COP26 but outside the COP process is the Glasgow Breakthrough Agenda endorsed by 42 countries including India। अब ये जो ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा था ये COP के बाहर हुआ हुआ डिसीजन है जिसमें 42 कंट्रीज शामिल हुई थी और इन्होंने वही कि भाई किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेके हम लोग कैसे ग्लोबल वार्मिंग से फाइट कर सकते हैं उसके बारे में कोऑपरेशन एंड शेयरिंग पे यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद also a mechanism is being put in place to achieve the target of climate financing $100 billion by 2020। मतलब हर साल भाई ये 100 बिलियन करते हैं एक भी साल में, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो कॉप हुआ बेटा दैट वाज, एक तो COP27 हुआ था दैट वाज अगेन इन इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट कॉप हुआ था दैट वाज COP28। ये COP28 हुआ था दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आता है, वहां पे हुआ था। तो COP28 जिसको बोला जाता है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन दुबई। तो यहाँ पे एक फंड का निर्माण किया गया जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज फंड। ये बेसिकली लॉस एंड डैमेज फंड क्या था, इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे डेवलप कंट्रीज जो भी नुकसान पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ने के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी नुकसान हो रहा था किसको, गरीब देशों को, उनको यहाँ पे ये लॉस एंड डैमेज के फंड के अंतर्गत जो भी पैसा आएगा उनको फंडिंग दिया जाएगा। तो लॉस एंड डैमेज फंड COP28 मेंबर कंट्रीज रीच्ड एन एग्रीमेंट टू ऑपरेशनलाइज द लॉस एंड डैमेज फंड aimed at compensating countries grappling with a climate change impact। ठीक है, इसमें जापान, न्यूजीलैंड वगैरह इन्होंने पैसा दिया और कुछ तो भी $700 मिलियन के आसपास पैसा जमा था, बट अगेन 1 बिलियन से भी कम था, मतलब कम पैसा था बट कम था। तो उस फंड को एक्टिवेट किया गया जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज फंड और इसके अंतर्गत aimed at compensating countries grappling with a climate change impact। मतलब जो भी गरीब देश है उनको इसके अंतर्गत पैसा प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एडाप्टेशन एंड फॉर मिटिगेशन बोथ। The World Bank will be the interim host of the fund for 4 years, aligning with the UNFCCC and Paris Climate। कौन मैनेज करेंगे इनिशियली?
वर्ल्ड बैंक इस लॉस एंड डैमेज फंड को मैनेज करेंगे। ऑल डेवलपिंग कंट्रीज आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड एवरी कंट्री इज इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट वॉलंटरी, मतलब बंधन कार्य किसी पे भी नहीं रखा गया, जिसको देना है दो, नहीं देना है तो शांत बैठो, उसके लिए पैसा कमाए। ठीक है, कौन देगा बेटा? तो उसके बाद ग्लोबल स्टॉकटेक टेस्ट इसके अंतर्गत प्रपोज किया गया पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत कि भाई जैसा हर एक देश को आईएनडीसी दिया गया, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सेट करने को बोला, बट उसको एनालाइज करना भी आवश्यक है, सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ग्लोबल स्टॉकटेक टेस्ट, ग्लोबल स्टॉकटेक टेस्ट इज अ पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म एस्टैब्लिश्ड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इन 2015. The fifth iteration of the global stocktake test was released at COP28 and adopted the ऑब्जेक्शन। मतलब ये हर पार्ट ये देखेगा कि भाई सच में जो पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत हर देशों को जो आईएनडीसी दिया गया था प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये COP28 में 8 स्टेप्स प्रपोज किए गए थे। क्या प्रपोज किए गए थे? 8 स्टेप्स जो थे, एट स्टेप्स प्रपोज किए गए थे। अब ये 8 स्टेप्स कौन से थे? यहाँ पे लिखे। ये पहला क्या बोला गया कि आप क्या करो? tripling renewable energy capacity globally and doubling the global average annual rate of energy efficiency improvement by 2030. Guys, wait for invite. 2 minutes wait करो. I have important call to take. ठीक है, सॉरी गाइस। हाँ, तो ये 8 स्टेप्स वर प्रपोज। कहाँ पे प्रपोज किए गए थे? ये COP28 में। कहाँ पे प्रपोज किए गए थे? COP28। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिस 8 स्टेप वाज प्रपोज। पहला क्या था कि भाई ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली एंड डबलिंग द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बाय 2030। देखो एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट मतलब क्या है? ये हमारे एसी हो गए और 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार, ये क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स। जैसे क्लियर टू एवरीवन कि भाई कम से कम मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे इक्विपमेंट बनाओ कि जिससे एनर्जी कंजम्पशन क्या हो सके, कम से कम हो सके, बिकॉज एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करना इज आल्सो वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द CO2 एमिशन। जैसे क्लियर टू एवरीवन, तो क्या करो? ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी जनरेट होती है उसको क्या करना है? 3 गुना बढ़ाना है, ग्लोबली बढ़ाना है, और डबलिंग द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बाय 2030। दूसरा, एक्सेलरेटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द फेज डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल पावर, कि भाई जो कोल पावर है उसको भी क्या करना है? कम करना है। एक्सेलरेटिंग एफर्ट्स ग्लोबली टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम यूटिलाइजिंग जीरो एंड लो कार्बन फ्यूल वेल बिफोर बाय अराउंड मिड सेंचुरी। 2050 तक क्या करना है कि भाई नेट जीरो एमिशन टारगेट अचीव करना है। तो उसके लिए जो भी अलग अलग मैकेनिज्म है उसको हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक्सेलरेटिंग जीरो एंड लो एमिशन टेक्नोलॉजीज,
जीरो एंड लो एमिशन टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा, जैसा ई बाइक्स वगैरह हो गए उस पर फोकस करना पड़ेगा। ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे ज्यादा CO2 का एमिशन अगर किसके कारण हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में भी कोल तो है बट मेन इज ऑयल, ठीक है। एक्सेलरेटिंग एंड सब्सटेंशियली रिड्यूसिंग नॉन CO2 एमिशंस इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर मीथेन एमिशन ग्लोबली बाय 2030। 2030 तक क्या करना है, CO2 एमिशन तो ठीक है वो तो होते रहेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट मीथेन जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम करना है। सो एक्सेलरेटिंग एंड सब्सटेंशियली रिड्यूसिंग नॉन CO2 एमिशंस इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर मीथेन एमिशन ग्लोबली बाय 2030। उसके बाद एक्सेलरेटिंग एमिशन रिडक्शन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, फेजिंग आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सक्राइबर, जैसे ये पुराने वाले 10 साल 15 साल पुराने जो व्हीकल्स है उनको बंद करो और नई व्हीकल्स लाओ मार्केट में, ताकि भाई जो पुराने व्हीकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एमिशन ज्यादा करते हैं। आप देखो ना जो बसेस वगैरह रहती है, जो पुरानी बसेस 10-15 साल, बहुत ज्यादा एमिशन है। तो दीज वर 8 स्टेप्स व्हिच वर प्रपोज्ड अंडर COP28 व्हिच टुक प्लेस इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा इतना, ठीक है। सो ये स्टेप्स जो है, अभी देखो इसको रटना कैसा तो नहीं, इसको ऊपर ऊपर से देखो कॉमन नेट जीरो एमिशन करो, कार्बन न्यूट्रलिटी लाओ, ये करो वो करो, हाँ कि भाई ट्रिपलिंग करना है किसका, रिन्यूएबल एनर्जी को, कोल फायर पावर प्लांट कम करने हैं ग्रेजुअल फेज मैनर में, तो ये सारे जो मैकेनिज्म्स है, ठीक है। अब ग्लोबल, इसके अंतर्गत ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेजेस, मतलब कुछ प्लेजेस लिए गए, कौन से, the pledge stipulates that signatories commit to work together to triple the world's installed renewable energy generation capacity to at least 11,000 gigawatts by 2030। 2030 तक पूरे दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का कितना टारगेट रखा गया, 11,000 गीगावाट, एंड टू कल्टिवेट एंड टू कलेक्टिवली डबल द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स फ्रॉम अराउंड 2% टू ओवर 4% एवरी ईयर अंटिल 2030, ठीक है। तो 2030 तक क्या करना है, जो एवरेज ये है, मतलब क्या, एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कितना बढ़ाना है, 2% से 4% बनाना है। देन दूसरा डिक्लेरेशन टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी, दुनिया में जो भी एनर्जी बनती है उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी को 3 गुना बढ़ाना है। द डिक्लेरेशन लॉन्च एट COP28 एम्स टू ट्रिपल ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2050। न्यूक्लियर एनर्जी खर्चीला काम है बट क्या है, पोल्यूशन कम करता है, बट है डेंजरस, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ, थोड़ा भी कम ज्यादा हुआ तो बड़ा सा बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद PPCA, powering past coal alliance, so this alliance was also launched in COP28, ठीक है। PPCA is a coalition of national and sub-national governments, businesses and organizations working to advance the transition from unabated coal power generation to clean energy। जैसे भाई जो संस्था है, बड़ी बड़ी संस्था है जो अभी तक जो कोयले से बनी हुई बिजली है उस पर निर्भर थी, अभी उन्होंने क्या किया, ऊपर में सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, खुद की बिजली लगभग 50% बिजली खुद ही बना रहे हैं, ठीक है। PPCA at COP28 welcome new national and sub-national governments and called for cleaner energy alternatives। तो ध्यान में रखना, ये PPCA नाम का अलायंस कहाँ पे बना, COP28 में। PPCA का फॉर्म क्या है, पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, ठीक है। देखो ऐसे ही पूछा जाता है, अभी तो सवाल देखे ना मैंने कि ये पावरिंग पास्ट कोल अलायंस कहाँ पे बना, तो कहाँ पे बना, COP28 में बना। उसके बाद एक चैम्प नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया, कोलिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप, ठीक है। कोलिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन, अ टोटल ऑफ 65 नेशनल गवर्नमेंट साइन चैम्प कमिटमेंट्स टू एनहांस कोऑपरेशन where applicable and appropriate with sub-national governments in the planning, financing, implementation and monitoring of climate strategy। ये सब-नेशनल मतलब क्या होता है, जैसा भारत है तो भारत की राज्य सरकार है, ये सब नेशनल हो गया, मतलब देश के अंदर के जो अलग अलग संस्था है, प्रोविंसेस है, वो भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कौन सा इनिशिएटिव, चैम्प इनिशिएटिव। इतने 65 नेशनल गवर्नमेंट साइन चैम्प कमिटमेंट टू एनहांस कोऑपरेशन where applicable and appropriate with sub-national governments in planning, financing, implementation and monitoring of climate strategy, ठीक है। अब इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इंडिया के इनिशिएटिव कौन से थे, तो पहला था COP28 का ग्लोबल रिवर क्लीन अलायंस सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। इट वाज लॉन्च्ड एट COP28 लेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The GRCA is a unique alliance covering 275 plus global river cities in 11 countries. Partner countries include Egypt, Netherlands, Denmark, Ghana, बहुत सारे countries है, एक बार पढ़ लेना इनके नाम। It will facilitate knowledge exchange, river city twinning and dissemination of बेस्ट प्रैक्टिसेस, और हमको बहुत जरूरत है इसकी,
लॉन्च भले हमने किया बट हमारी नदियों की अवस्था दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दिस वन इंडिया लेड इनिशिएटिव एट कॉप 28। कौन सा? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, GRCA। ठीक है, लेड किसने? इंडिया की तरफ से किसने लेड किया? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। India launched the Green Credit Initiative here at COP28 to create a participatory global platform for exchange of innovative environmental programs and instruments. ठीक है, there are two main priorities of the initiative are water conservation and afforestation. कौन सा? Green Credit Initiative was also launched by India. इंडिया की तरफ से शुरुआत की गई और कहाँ पे? COP28 में। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ तक हम लोग आज रुकते हैं, कल के क्लास में यहाँ से आगे कर ले, कल खत्म हो जाएगा बाकी काम का। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी को डाउट हो गया तो विल आप पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो विल एंड आवर मीटिंग। ठीक है, तो देखो ये क्या है ना, ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें एक ही चीज है, जो कंसेप्ट है ना, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्या है, नेट जीरो एमिशन क्या है, देन क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्या होता है, वही ये सारी चीजें ये कंसेप्ट है। बाकी इसके डिसीजंस जो है वो रटना ही है, ध्यान में रखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या पे हुआ, कौन सी संस्था कहाँ पे निर्माण की गई, क्या टारगेट था, इंडिया का INDC क्या है और उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है। जैसा एक नेशनल एक्शन प्लान टू फाइट क्लाइमेट चेंज करके एक है, वो मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर कल के इसमें बता दूंगा कि वो क्या है करके, उसके अंतर्गत कौन से इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने लॉन्च किए ये भी पता होना चाहिए। तो इतना भी हो गया तो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सो लगभग ये खत्म हो चुका है। अब ये COP28 हमको सिर्फ COP28 तक है। अजरबैजान में कुछ डिसीजन नहीं हुआ, इनकंक्लूसिव था जो बाकू में हुआ था ना पिछला वाला। अभी नया वाला जो COP30 होगा उसमें फिर जो डिसीजन होगा वो पता चलेगा। बट अगेन बिकॉज USA हट गया है ये पूरे एग्रीमेंट से, तो एक प्रकार से क्या है ना, ये बोल सकते हैं इसका रिलेवेंस बहुत कम हो चुका है। बिकॉज USA, इंडिया, चाइना, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है अगर हमको क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो। और अगर ये तीनों में से एक भी गायब रहता है तो उसका कुछ भी आउटकम नहीं निकलेगा, फिर जो निकलना चाहिए वैसा नहीं निकलेगा। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन में किसी को डाउट नहीं होगा तो यू मे लीव द मीटिंग गाइस। थैंक यू वेरी मच।